हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम कवर करेंगे फरवरी मंथ के प्लेसेस इन न्यूज़ को, जहां पूरे महीने की जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही उनको डिटेल से पढ़ेंगे और कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस जो आपको पहले प्रैक्टिस करने चाहिए। हम एक क्वेश्चन करते हैं लोकेशन का हर बार कि किसी भी रीजन की लोकेशन हमसे पूछी जा सकती है। तो मेरा आपसे सवाल है कि बताइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं। क्या ये वेस्ट अफ्रीका का रीजन है? क्या इसमें इथियोपिया, इरिशिया, सोमालिया, जिबूटी आते हैं? पायरेसी इसका एक प्राइमरी कंसर्न है और आपको बताने में से कितनी स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन देखते ही याद रखिए, पहले अफ्रीका का रीजन, वेस्टर्न अफ्रीका कौन सा है, ईस्टर्न अफ्रीका कौन सा है, सदर्न कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता है तो कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। और रिसेंटली भी हमने देखा है कि बहुत सारी पायरेसी की प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसको लेकर इंडियन नेवी भी काफ़ी सामने आ रही है खुल के, जिन्होंने काफ़ी इवैक्यूएशंस भी किए हैं। तो ध्यान रखिए इस रीजन को। आई होप आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इसका आंसर भी पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस इंडिया ने अंडरटेक की हैं। सदा तनसीक, सूर्य किरण, कोनकन शक्ति, इनमें से कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या नन? कमेंट में आंसर लिखिए। मुझे उम्मीद है आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक से एक्सरसाइजेज हैं, पर कोई बात नहीं पता तो वो भी पता लग जाएगा। तो पहली बात, व्हाट इज वोल्ट टाइफून? वोल्ट टाइफून नाम सुन के आपको याद आएगा जरूर कोई किसी ये चक्रवाती तूफान यानी साइक्लोन की बात हो रही होगी। टाइफून सब उन्हीं को कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वोल्ट टाइफून असल में क्या है, तो एक चाइना बेस्ड हैकर्स का ग्रुप है। इन हैकर्स ने लगातार अमेरिका के ऊपर हमले किए हैं, इससे पहले भी, और अब ही यूएस ने बोला कि उन्हें दोबारा जो चाइना के द्वारा हमले हुए थे उन्हें वो रोकने में कामयाब हुए हैं। और ये हमले वोल्ट टाइफून वाले करते कहाँ हैं, तो उनकी पावर ग्रिड पे, उनकी पाइपलाइन पे। और खतरा ये था कि आने वाले यूएस इलेक्शंस में कहीं ये जो वोल्ट टाइफून के हैकर्स हैं ये उनके इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने का काम ना करें, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देकर बहकाए ना। तो ये बात न्यूज़ में पिछले साल भी रही थी, जब माइक्रोसॉफ्ट ने रेज किया था इशू कि कई सारे हैकिंग हुई है अमेरिका के अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग जगहों पर। इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। तो बात ये थी कि इस बार क्या आया, इस बार ये हमला उन्हें उम्मीद थी कि जैसे पावर ग्रिड हो गया उसे बंद कर देना हो गया, या पाइपलाइन में कुछ गड़बड़ कर देना, इससे एनर्जी सेफ्टी को खतरा होता है। तो इसलिए कहते हैं चाहे भारत हो या दुनिया का कोई भी देश हो, उसके लिए आज के टाइम में अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर करने के अलावा जो की पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, की पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो जगह है जहां से आपकी एक बड़ी जनसंख्या को बेसिक सर्विसेज मिलती हैं। चाहे पोर्ट्स को गड़बड़ कर दिया तो बाढ़ आ सकती है, पावर ग्रिड को गड़बड़ कर दिया तो लाइट जा सकती है, आपकी इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसीलिए ऐसे किसी भी प्रॉब्लम का सामना करने के लिए सबके पास एक फायरवॉल या एक सेफ्टी वॉल होती है जो हैकर से लड़ पाए। अब मामला ये कि टाइफून ये करता क्या, वोल्ट टाइफून, इसने इससे पहले मेलवेयर अटैक किए थे और रैनसमवेयर अटैक किए थे। इससे पहले एक जो और खतरनाक हमला हुआ था वो था अमेरिका की बेस गुआम पे। अब देखिए पहली बात, रैनसमवेयर क्या होता है। एक चीज होती है मेलवेयर। मेलवेयर डाल दिया मतलब वो आपके सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी खड़ी कर देगा, आपका फोन काम करना बंद कर देगा, डेस्कटॉप हैंग कर जाएगा। कोई भी मेल फंक्शन करने के लिए मेलवेयर भेजा जाता है। लेकिन इसमें एक कैटेगरी आती है रैनसमवेयर की। रैनसमवेयर का मतलब ये होता है, कोई व्यक्ति घर में बैठ के, जैसे आपको अगर मुझे अगवा करना है तो मैं आपको पूरा पूरा अपनी वैन लेके जाऊंगा और आपको उसमें ठूस के अगवा कर लूंगा, लेकिन और उसके बदले में आपके घर वालों से रैनसम लूंगा। ये नॉर्मल रैनसम का तरीका है, लेकिन दुनिया अब बदल गई है, अब होता है डिजिटल रैनसम। कोई व्यक्ति एक ऐसा रैनसमवेयर बनाएगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएगा, ऐसा वायरस बनाएगा जो या तो किसी साइबर क्रिमिनल से खरीदेगा या खुद डेवलप करेगा, और फिर उससे वो किसी भी तरह आपके नेटवर्क का एक्सेस लेंगे कि आपके कंप्यूटर में घुस जाए। और जैसे घुसेंगे तो फिर आपके सारे सिस्टम को वो इनक्रिप्ट कर लेंगे, सारा डेटा आपका निकाल लेंगे, और जो डेटा आपका होगा इनक्रिप्टेड सेंसिटिव डेटा होगा, बोलेंगे कि भाई ये डेटा वापस चाहिए तो मुझे पैसे दो, रैनसम दो इसके बदले में। अब जो डेटा आपका है आपको उसको पढ़ने के लिए, यूज करने के लिए पहले डी इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, यानी उसको जो कोडिफाई कर दिया जाता है उसके लिए वो पासवर्ड मांगेगा तो वो आपको नहीं मिलेगा जब तक आप उसको पैसे पे नहीं करोगे, या फिर आपका जो पर्सनल डेटा है वो उसको चुरा लेंगे। कुछ लोगों में तो आपका पूरा सिस्टम इन्फिल्ट्रेट करके सारा सिस्टम ही इनक्रिप्ट कर देते हैं, तो आप इनक्रिप्ट तो एक्सेस ही नहीं कर पाओगे अपने सिस्टम को। इनक्रिप्शन का मतलब होता है उसको तोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल 24 अगर मैं लिख रहा हूँ हेलो, तो जो इनक्रिप्शन होता है उसमें ये होता है कि इसको बदल के सॉफ्टवेयर के थ्रू लेट से *@WH ऐसे करके भेज दिया। जब किसी सॉफ्टवेयर में जिसने इसको इनक्रिप्ट किया था, वही सॉफ्टवेयर में जो इसकी की होगी, जिससे पता होगी, उसको पता होगा अच्छा स्टार का मतलब H है, @ का मतलब E है, यानी इसको डी इनक्रिप्ट करके दोबारा वो हेलो लिख देगा। इसलिए आप देखोगे व्हाट्सएप जैसे चैट्स पे लिखा होता है इट इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। ठीक है, तो वो इनक्रिप्शन ये जबरदस्ती आपके सिस्टम में डाल देंगे, आपका डेटा चोरी कर लेंगे और फिर उसके बाद आपसे कहेंगे पैसे लाओ, तब डेटा मिलेगा। तो ये रैनसमवेयर है। तो ये रैनसमवेयर काम इस तरह से करता है। अब रैनसमवेयर की बात कहाँ हुई थी, तो वो हुआ था जो
वोल्ट टाइफून इसके बारे में बात की जा रही है, जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये इससे पहले एक हमला जो किया था उन्होंने कहाँ किया था, वो किया था गुआम में। अब गुआम कहाँ सिचुएटेड है, ये एक छोटा सा आइलैंड कंट्री यहाँ गुआम है। गुआम में इनकी एक बेस है और इस बेस का नाम है एप्राकॉट, नाम आपने सुना होगा, तो उससे जुड़ा हुआ आप याद कर सकते हैं। एप्रा पोर्ट कहाँ पर है, फिर हार्बर पोर्ट, हार्बर एप्रा कहाँ पर है, तो वो है गुआम में। और गुआम यहाँ बिल्कुल आपको दिखेगा, इंडियन ओशन का रीजन है, पैसिफिक ओशन का प्राइमरी इसको, तो यहाँ पर है पैसिफिक ओशन में, यहाँ पर है फिलीपींस सी के पास। अब यहाँ नेवल बेस होने का फायदा क्या है अमेरिका के लिए, देखिए ये फिलीपीन सी के साइड में, यहाँ से फिलीपींस, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी के ऊपर नजर रख सकते हैं। तो अमेरिका लगातार अलग अलग जगहों पर अपनी बेसिस खोल के बैठा है ताकि वो इस रीजन को ध्यान रख सके, कंट्रोल कर सके। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि गुआम जैसे रीजन में, सोचो कहाँ, पापुआ न्यू गिनी के ऊपर है ये, यानी आपकी जो पैसिफिक आइलैंड का ग्रुप है उसके ठीक ऊपर सिचुएटेड है। तो यहाँ पे अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नेवल बेस प्रेजेंट है किसी एक देश की, तो इसलिए यहाँ के रूट्स को और यहाँ की कंट्रीज को लगातार सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए इसके ऊपर हमले लगातार चाइना के हैकर ग्रुप करते हैं। देखिए कहा जाता है कि इंडिया के अगर आप देखो तो की इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, खासतौर पे नेवल जो बेसिस है, ऐसी जगह है जहाँ पर है, उनके ऊपर लगभग डेली 1 से लेकर 2000 साइबर अटैक्स होते हैं। तो इसलिए उसको वॉरफेयर का एक इंपॉर्टेंट तरीका आज देखा जाता है, उसको हराना और उसको मिटाना बहुत जरूरी है। तो याद रखिए, पहली बात, पोर्ट एप्रा कहाँ पर है या फिर हार्बर एप्रा कहाँ पर है, तो गुआम में। उसके ऊपर 2023 में भी अटैक्स हुए थे, साइबर अटैक्स। फिर लगातार अब अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो कहा जाए रैमसनवेयर या फिर मैलवेयर डाल के इसको रोकने की कोशिश वोल्ट टाइफून करेगा। अब ऐसी इंफॉर्मेशन की सेफ्टी, साइबर अटैक्स, अमेरिका की इतनी सारी बेसिस है, इतने उनके दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो क्या इनका कोई अलायंस भी है जिसके ऊपर काम करता है? तो इसके ऊपर हाँ बिल्कुल एक अलायंस है, 5 आई अलायंस। 5 आई अलायंस क्या है, इसको भी पहले इन्होंने एडवाइजरी दी थी कि भाई दिक्कत पड़ सकती है। जब निज्जर वाला केस हुआ था किलिंग का, तब भी आपने देखा होगा 5 आई अलायंस बहुत न्यूज में था। तो इनमें 5 देश हैं, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये आपस में सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। कोई खतरा किसी देश को हो जाए या कुछ इनको पता लगे तो आपस में शेयर करते हैं। अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान क्रिकेट खेलने जाने वाली थी, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम, उन्होंने कैंसिल कर दिया था, या इंग्लैंड कैंसिल कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा था सेफ्टी थोड़ा उनको थ्रेट है। उसके बाद तुरंत अपने आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के टूर कैंसिल हो गए थे। वो इसलिए हुआ था क्योंकि ये इशू था, उनकी इंटेलिजेंस जो पार्ट था उन्होंने शेयर की थी न्यूज़ की भाई खतरा है, तो बाकी लोगों ने भी कैंसिल कर दिया था। तो मैं शायद गलत हूँ, न्यूजीलैंड की जगह इंग्लैंड हो सकता है वो, लेकिन यही 3 कंट्रीज के टूर कैंसिल हुए थे क्योंकि उनको इंटेलिजेंस ऐसी आई थी कि यहाँ पे खतरा हो सकता है। तो वो कहा जाता था कि ये सब 5 अलायंस की कंट्रीज हैं, 5 आईज इंटेलिजेंस अलायंस की। तो ऑब्वियसली ये सारी, अगर एक ने कैंसिल किया, एक को खतरा लग रहा है, तो बाकी सबको लगेगा क्योंकि आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। तो 5 आई अलायंस के अलावा कुछ और भी ऐसे एरियाज हैं जहां अमेरिका उनके दोस्त या जो उनकी साथ वाली कंट्रीज उनके अलायंस ऐसे बने हुए। 5 आईज तो प्राइमरी है, फिर एक 9 आईज है जहां 5 आईज कंट्रीज के अलावा डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड और नॉर्वे है। फिर एक 14 आई कंट्रीज है जिनमें 9 आईज के अलावा जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन और स्पेन है। तो आमतौर पर आप देखो तो मोस्टली नेटो या फिर जो यूके की, यूएस की क्लोज कंट्रीज हैं, उनके साथ वो इंटेलिजेंस अक्सर शेयर करते हैं मुख्य रूप से। ये बाकी को तो छोड़िए, पहली बात याद रखिए 5 आईज कंट्रीज कौन कौन सी, ये प्रमुख रूप से आपको याद होना चाहिए। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये वो मुख्य 5 कंट्रीज हैं जो अपना इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस डेटा शेयर करती हैं। तो इनके साथ भी वो साझा किया गया था न्यूज़ की भाई साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं, गुआम में भी अटैक हुआ था। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि साइबर वॉरफेयर का एक अलग रेल्म चल रहा है। लेकिन जब साइबर वॉरफेयर की बात करें, इसके अलावा लगातार हमले भी हो रहे हैं और यूएस ने लगातार, कहा जा रहा है कि इराक और सीरिया में अटैक्स किए। क्यों किए भाई? क्योंकि यूएस ने कहा कि आईआरजीसी जो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, उनकी क्वाड्स फोर्स है, उसके जगहों पर इराक और सीरिया में हमले किए। क्या कहानी है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे वजह यह है कि ईरान और यूएस में लगातार युद्ध की स्थिति या फिर इनडायरेक्टली प्रॉक्सी वॉर चलती रहती है। प्रॉक्सी वॉर मतलब जब आप सीधा सीधा युद्ध ना करके किसी और तरीके से जंग लड़े। फॉर एग्जाम्पल, ये तो ईरान है, इसके आसपास इराक, सीरिया, यहाँ टर्की है, इजराइल है। अब देखिए, टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है। नेटो के बारे में हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर जो विवाद है, देखिए जॉर्डन एक ऐसी कंट्री है जिसका इजराइल के साथ संबंध नॉर्मलाइज है। ठीक है, इनके इजराइल के साथ संबंध नॉर्मल है। यहाँ गाजा है, यहाँ पर अभी कौन बैठा हुआ है? हमास। तो हमास और इजराइल के बीच में युद्ध की स्थिति थी। सीरिया के इस रीजन में कौन बैठा हुआ है? सीरिया के इस रीजन में, और यहाँ अगर आप देखें तो लेबनान के रीजन में, यहाँ पर है कौन कब्जे में बैठा हुआ? लेबनान के इधर कौन सा है? मुझे बताइए कौन से ग्रुप है जो है एक्टिव है? हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ईरान का क्लोज पार्टनर है।
हमास को भी ईरान सपोर्ट करता है, और जॉर्डन के साथ इसराइल के संबंध नॉर्मल है, तो ईरान को तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जॉर्डन में एक बेस भी है अमेरिका की, उसके ऊपर IRGC ग्रुप से हमले हुए थे। इससे पहले इराक में भी उनका जो बेस है अमेरिका का, वहाँ पर कुछ हमले हुए थे। उसका बदला लेने के लिए यूएस ने फिर IRGC क्विड फोर्सेस के जो उनके एफिलिएटेड मिलिशिया ग्रुप से उनके ऊपर इराक सीरिया में हमला किया, क्योंकि इससे पहले हमला टॉवर 22 पे हुआ था। हमारे काम की चीज़ क्या है वो देखिए, इराक में, जॉर्डन में, इन जगहों पर जो अमेरिकी बेसेस हैं उनके ऊपर हमले हुए। किसने किए? ग्रुप का नाम क्या है? IRGC क्विड फोर्सेस। तो IRGC क्विड किससे रिलेटेड है? तो ये ईरान की एक आर्मी है जिसका सब पार्ट है, जो सिर्फ बाहर की ओर फोकस करता है अगर आउट ऑफ द टेरिटरी को लड़ाई करनी होती है। तो यहाँ कौन रिलेटेड है? IRGC। अब हमले हुए क्यों? अमेरिका ने काउंटर अटैक क्यों किया? क्योंकि इससे पहले टॉवर 22 के ऊपर अटैक हुआ। टॉवर 22 कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है जॉर्डन में। अब जॉर्डन एक देश है जहाँ पर अमेरिकी ट्रूप्स की हत्या हुई, जहाँ पर टॉवर 20 के ऊपर ये हमला हुआ, और अमेरिका ने सीधा सीधा कहा इसके पीछे ईरान है, और उसके बदले में अब अमेरिका ने दोबारा काउंटर अटैक किया। यहाँ जो काम की चीज़ ये है कि आपके लिए जॉर्डन की लोकेशन कौन सी है। इसराइल के जस्ट पास जॉर्डन के साथ संबंध के नॉर्मलाइज है। सऊदी अरेबिया के बाद जॉर्डन आता है, इसके ऊपर सीरिया है। अब देखिए जॉर्डन अपना बॉर्डर शेयर करता है सीरिया के साथ, इराक के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ और इसराइल के साथ। और ये रहा गल्फ ऑफ अकाबा जो आगे सुएज़ कनाल से जुड़ता है। अब यहाँ ऑलरेडी बहुत सी समस्याएं पनपी हुई हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। जो हाउती रिबल्स हैं वो हमले रेड सी के आसपास कर रहे हैं। ईरान इराक में अब अमेरिका कभी फायरिंग कर रहा है, कभी ईरान फायरिंग कर रहा है, तो इससे दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं। तो यहाँ इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब इस रीजन को अगर हम गौर से देखें तो ये जॉर्डन है, गल्फ ऑफ अकाबा, डेड सी, तो इस रीजन में सी ऑफ गलीली के पास भी इसका बॉर्डर है। तो अगर इसके साथ संबंध नॉर्मलाइज रहते हैं तो ये बहुत फ़ायदे का सौदा है इसराइल के लिए। तो इस रीजन को हमेशा ध्यान में रखती है, कौन सी कंट्री का बॉर्डर कहाँ लगता है, कौन सी कंट्री कहाँ लोकेटेड है। हमारे काम की चीज़ ये थी कि क्यों ये असल में अटैक्स हो रहे थे। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी जो एयर बेसिस हैं अमेरिका के इराक में भी है, सीरिया में भी है, वहाँ पर लगातार हमले होते हैं। तो उसी की कवरेज है किस तरह से लगातार जो ईरान के मिलिशिया हैं वो अटैक करते हैं। अब ईरान का देखिए स्ट्रक्चर ऐसा है कि ईरान ने कहा हमारा इसके पीछे कोई हाथ नहीं है, बल्कि इसके पीछे हाथ किसका है? इसके पीछे हाथ है इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक का। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक, सॉरी IRI कह सकते हैं, इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक। तो ये इराक में एक्टिव है और इसका कहना है कि ये अमेरिका के बेसिस पे हमला कर रहा है, क्योंकि अमेरिका उनके खिलाफ काम कर रहा है। अब जो अटैक्स हुए थे वो दो जगह पे हुए थे, अल हरीर और अल असद एयर बेसिस, और टेल बायदर और अल तनफ ऑपरेशन बेसिस इन सीरिया। अब देखिए सारे नाम याद रखने ज़रूरी नहीं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर कभी ऑप्शन में ऐसा आए कि भाई कोई ऐसी जगह अल हरीर नाम की, अल असद नाम की, तो आप ये इमेजिन कभी ऐसा ना करें कि भाई इस नाम की कोई अमेरिकी बेस तो हो ही नहीं सकती, लेकिन ये असल में यूएस की ही बेसिस है, जिसके ऊपर हमला किसने किया? इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने। तो हमें पता होना चाहिए अल हरीर, अल असाद, तल बायदार, अल तनफ, ये कहाँ है? इराक और सीरिया में, जिनके ऊपर अटैक किए थे इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने। उसके बदले में, और स्पेसिफिकली टॉवर 22 जो जॉर्डन में था वहाँ भी हमला हुआ। उसके बाद अभी रिसेंटली दोबारा अमेरिका ने रिटेलिएट किया। तो ये पूरी कहानी इस डायरेक्शन की, इस न्यूज़ की आपको पता होनी चाहिए। अब ईरान की मिलिट्री का हायरार्की क्या है? वहाँ एक हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसके बाद एक जैसे जनरल होता है, लेकिन उनकी आर्मी के अलग अलग डिवीजन है, 3 डिवीजन है। एक उनका अर्तेश है, जैसे कन्वेंशनल हमारी आर्मी है तो उनका भी ऐसे अर्तेश है, और जो क्या काम करेगी उनकी सेफ्टी का, जैसे हमारी आर्म फोर्सेस हो गई। तो ये है IRIGF, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरानियन ग्राउंड फोर्स। इसी में है ईरानियन नेवी, ईरानियन एयरफोर्स। लेकिन इनके अलावा इनका एक सेपरेट ग्रुप है जिसका नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, IRGC, जो बाहर के देशों में जो एक्सटर्नल एरियाज में अगर ऑपरेशंस होते हैं, जैसे इराक में लड़ना है, सीरिया में लड़ना है, हमास को सपोर्ट करना है, कहीं और यमन में लड़ाई लड़नी है, तो वहाँ पर ऑपरेशन करती है। इसी के अलग अलग सब पार्ट है। तो याद रखिए IRGC उन्हीं की आर्मी का एक अलग सेपरेट यूनिट है। इसी में QED फोर्स जो है ये नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर और इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती है। कहीं पे हमले करने हो तो ये QED फोर्सेज ही अटैक करती है। तो ये उनकी IRGC का सब पार्ट है। और इसके अलावा एक बासेज है जहाँ ये अपने रिजर्व्स को रखते हैं कि भाई जरूरत पड़ी तो यूज़ करेंगे। तो क्विड फोर्सेस क्या है पता लग गया, IRGC क्या है पता लग गया। IRGC का सब पार्ट है क्विड, जो अनकन्वेंशनल, अगर किसी प्रॉक्सी अटैक करना है, कहीं बॉम्ब फेंकने हैं, कहीं इस तरह मिलिशिया अटैक करने हैं, तो उसका काम देखती है। अर्तेश उनकी आर्मी का नाम है। तो अर्तेश क्या है, क्विड क्या है, IRGC क्या है,
और उनका फिर एक आता है लॉ एनफोर्समेंट फोर्स, लेफ्ट नाजा जिसे कहते हैं, जो नॉर्मली जैसे पुलिस फोर्स होगी उस तरह का काम करती है, उसका नाम है नाजा। तो ये बातें हो गई ईरान के स्ट्रक्चर की। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी क्यों ईरान इतने हमले कर पाता है, क्योंकि उसने एक सेपरेट फोर्स बना रखी है बाहर के हमले को लेकर। तो ये ध्यान रखिए, इराक, सीरिया, यहाँ पर बहुत सारी शिया पॉपुलेशन है और खुद को शिया पॉपुलेशन का जो सबसे बड़ा लीडर है वो कौन समझता है? ईरान। इसलिए उसने अपनी IRGC और खासतौर पे IRGC के अंदर जो क्यूर्द फोर्सेस है उसको लगा रखा है यहाँ पर हमले करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के ऊपर। ये टॉपिक क्यों न्यूज़ में है, इसके बारे में थोड़ा सोचिए, कहाँ पर सिचुएटेड है ये। अब अटलांटिक के आसपास है, कहाँ पर? बिल्कुल आपको साउथ अमेरिका के ऊपर, सेंट्रल अमेरिका कह सकते हैं, कैरेबियन सी के पास है ये। इसके बारे में आप सोचिए क्या वजह है, क्यों ये न्यूज़ में है? क्योंकि असल में कैबिनेट ने एक नया प्रोटोकॉल स्टैब्लिश किया है, जेटको, जिसका नाम है जेटको। मतलब है कि अब जो इनके बीच में ट्रेड होगा और डिस्कशन होगी, इन्फॉर्मेशन होगा, उसके लिए जेटको बहुत इंपॉर्टेंट काम रोल प्ले करेगा। किस तरह से और व्यापार किया जाए, कैसे और इन्फॉर्मेशन या फिर जो डेटा है वो शेयर किया जा सके, जिससे एक्सपोर्ट बढ़े दोनों देशों के बीच में। इसको लेकर जेटको स्टैब्लिश किया गया। किसके बीच में? इंडिया और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में। डोमिनिकन रिपब्लिक कहाँ पर है? कैरेबियंस में है, सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है, बहामास के पास। ये इसके पास में हैती है। अगेन हैती बहुत बुरी स्थिति में रहने वाला एक ऐसा देश है। तो डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ जेटको इंडिया ने स्टैब्लिश किया। जेटको डोमिनिकन रिपब्लिक की लोकेशन ये आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट। अभी ज़्यादा इसके ऊपर न्यूज़ आई नहीं है, लेकिन क्या इंडिया चाहता है इस रीजन में? चाइना बहुत एक्टिव है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया जरूर इस रीजन में पुश करना चाहेगा और डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ पार्टनरशिप उसकी ओर बढ़ता एक पहला कदम है। अगला आर्टिकल बात करता है एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और सेंटर के बीच में हो। अब इस आर्टिकल के बारे में डिटेल में डिस्कस तो नहीं करेंगे, पर हमें यह पता होना चाहिए कहाँ पर है और किस एरिया की बात हो रही है। तो ये राजस्थान और MP का है। किसके साथ? अगर यूनियन के साथ किया, जल शक्ति मंत्रालय के साथ डिस्कस किया है। और रिवर कौन सी है? पर्वती, काली सिंध और चंबल। पर्वती, काली सिंध और चंबल 3 नदियों के ऊपर काम किया गया है, जिसके तहत ईस्ट राजस्थान का जो कनाल प्रोजेक्ट है उसको डेवलप किया जाएगा। तो इंडिया में ऑलरेडी ILR यानी इंटरलिंकिंग और रिवर्स प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जो पुश कर रहा है कि जहां भी नदियों की पानी की कमी है वहां नदियों को जोड़कर जो एक्सेस वाटर किसी नदी में होगा तो बाकी जगह कनाल और रिजर्वेयर को बढ़ावा दिया जाए और रिवर्स को रिजनोवेट किया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है राजस्थान के लिए, क्योंकि इसके पीछे फ़ायदा ये होगा कि इन रिवर्स के साथ आने से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों की रिवर्स को आप कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो खासतौर पे राजस्थान का इलाका जो बहुत सूखे से ग्रस्त रहता है और चंबल के आसपास का जो रीजन मध्य प्रदेश का, वहाँ भी सूखे की काफ़ी दिक्कत रहती है। तो याद रखिए जो रिवर्स है उनका नाम क्या क्या है? पर्वती, काली सिंध और चंबल। तो पर्वती, काली सिंध का जो डायरेक्शन है वो क्या है? ये रहा पर्वती, ये रही काली सिंध और चंबल। तो ये रिवर्स को इंटरकनेक्ट करके इस रीजन में इरिगेशन और जो कनाल डेवलपमेंट उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा केन बेतवा आपको याद होगा। और कौन कौन सी इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंडिया में? कहाँ कहाँ पर रिवर्स को इंटरलिंक किया जा रहा है उसका नाम बताइए। केन बेतवा काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। इसके अलावा और कई ऊपर बातें चल रही है। तो अभी हमने पढ़ा काली सिंध, पर्वती और चंबल के बारे में। और कौन कौन सी एरियाज पे काम चल रहे हैं मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं उस टॉपिक के ऊपर जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि लगातार इंडिया मिडिल ईस्ट के साथ में संबंध को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया था जब G20 के आसपास बातें हुई थी, पर सऊदी और अरेबिया और इजराइल के संबंध खराब हो गए हमास के साथ जब विवाद बढ़ा इजराइल का। उसके बाद ये जो कॉरिडोर था वो इंडिया से सऊदी अरेबिया होते हुए, UAE होते हुए, इजराइल होते हुए ग्रीस को जोड़ता और यूरोप को जोड़ता। भारत के साथ स्वेज कनाल का एक अल्टरनेट रूट बनाने की कोशिश थी, लेकिन हमले के बाद वो तबाह हो गए। लेकिन लगातार इंडिया और कोशिश करे इस रीजन के साथ कोलैबोरेट करने की। जैसे इंडियन आर्मी और सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया की मिलिट्री एक मिलिट्री एक्सरसाइज करती है सदा तनसीक। तो सदा तनसीक किसके साथ होता है? सऊदी अरेबिया के साथ। पहला जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसलिए नाम याद रखना बहुत जरूरी है। सदा तनसीक किसके साथ? सऊदी अरेबिया के साथ। ये क्या दर्शाता है कि कैसे इंडिया सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप अब डीपन कर रहे हैं। वो केवल एनर्जी पे नहीं, इकोनॉमिक, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी डायमेंशन में भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान इसका बहुत सऊदी अरेबिया का क्लोज पार्टनर रहा है। तो इंडिया की बढ़ती हुई नज़दीकियाँ दिखाता है कि इंडिया अब वेस्ट एशिया में काफ़ी स्ट्रांगली अपने आप को पुश कर रहा है। तो ये बातें हो गई सदा तनसीक के बारे में। आई होप आपको पता होगा कि जो उस ऑप्शन में एक और एक्सरसाइज की बात की गई थी, नेवल एक्सरसाइज, उसका नाम क्या था? कोंकण शक्ति। कोंकण शक्ति किसके साथ किया था भारत ने? फ्रांस के साथ या यूके के साथ? तो नॉर्मली वो यूके के साथ होता है। और सूर्य किरण तो आपको पता होना चाहिए, बहुत पुराना है, बहुत प्रचलित है। सूर्य किरण किसके साथ होता है? सदा तनसीक, सूर्य किरण और
मालाबार किसके साथ होता है मुझे ये बताइए। 3 जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सनातन सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार हुआ था ये। अब दूसरी बात थी हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज की। तो कौन कौन सी कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका में? इरिशिया है, जिबूटी है, सोमालिया है, कीनिया, सूडान है। ये आपको सुडान को अक्सर हम कंट्रोल कई जगहों में नहीं ऐड किया जाता, मुख्य रूप से जिबूटी, सोमालिया, इथियोपिया। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एरिया दिखाया जाए, इसे अब ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। देखिए नॉर्मली जो अफ्रीका का रीजन है उसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका को आमतौर पे 4 कंट्री से दिखाई करते हैं, इरिशिया, जिबूटी, सोमालिया और इथियोपिया। ये 4 कंट्रीज प्राइमरली हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाती है। लेकिन जब आप और बड़ा करते हैं तो ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हम 2-3 कंट्रीज को ऐड करते हैं, जिसमें हम कीनिया को भी देख सकते हैं, कहीं कहीं तो इवन सूडान को भी ऐड किया जाता है। ये जो मैप आपको दिखा रहा है ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मुख्य रूप से इरिशिया, जिबूटी, इथियोपिया और सोमालिया, इन 4 कंट्रीज को ऐड किया जाता है जो कहलाती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो आपके बारे में पूछा गया था। अभी क्या है, यहाँ यमन में कौन सा ग्रुप एक्टिव है? तो यहाँ एक्टिव है हाउती रिबल्स का। तो हाउती रिबल्स लगातार यहाँ हमले कर रहे हैं। यहाँ ऊपर स्वेज कनाल, इस मैप में देखिए यहाँ स्वेज कनाल बहती है, तो रेड सी के आसपास, ये है रेड सी, हमने पहले भी डिस्कस किया, ये है बाबल मंदेब। तो यहाँ लगातार हमले हो रहे हैं। तो इसलिए अब कई जो शिपिंग रूट्स है वो इसको हटा के जो पुराना रूट है वो कौन सा है, वो ये वाला रूट है। नीचे जो है ये है केप ऑफ गुड होप, यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप। तो अभी इस रूट से जाने के बजाय कुछ शिपिंग लेन्स इस रूट से जा रही है, क्योंकि भाई यहाँ हमले हो रहे हैं। तो केप ऑफ गुड होप जो ट्रेडिशनल लेन है वो थी। न्यूज जो हमारे पास आई है वो है वर्ल्ड वेटलैंड डे की, यानी एक रामसार साइट है इंदौर में। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में सबसे क्लीनेस्ट सिटी में गिना जाता है, इसको स्वच्छ सर्वेक्षण रैंक लाती है। इस बार का वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया कहाँ पर? तो सिरपुर लेक में। पहली चीज ये, सिरपुर लेक कहाँ लोकेटेड है? तो वो इंदौर में। ये आपको याद रखना जरूरी है। इंडिया में जो वेटलैंड साइट है, जो नॉर्मली हमें पता होता था कि 75 हुआ करती थी, लेकिन बाद में और वेटलैंड साइट ऐड हुई और ये 80 तक पहुंच गई है 2024 में। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे पहली बात कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फेब को। 2 फेब को वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ट्रीटी बनाई गई है। वो कौन सी है, क्या कन्वेंशन है, वो भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले जो इस बार का वर्ल्ड वेटलैंड डे था, इसकी थीम क्या थी? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बीइंग। इसमें बात की गई थी कैसे वेटलैंड जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, किस चीज में? फ्लड प्रोटेक्शन में, और इवन आपके जो एनिमल और उसकी सेफ्टी में बड़ा रोल निभाते हैं। तो ये जो इस बार कहाँ हुआ था? सिरपुर में। लेक कहाँ पर है? अब जब हम बात करें वेटलैंड डे की, तो असल में मनाया जाता है और हमें पता है इसके लिए रामसार साइट्स का जिक्र किया जाता है। रामसार कन्वेंशन वाज टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड। मेरा आपसे सवाल है, रामसार कहाँ पर? मैप पे ले जाओ, क्या मुझे बता सकते हैं रामसार कहाँ लो? तो असल में अपने आंसर्स आप मुझे पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगा रामसार कहाँ सिचुएटेड है। इंडिया में कई रामसार साइट्स जो ऐड हुई है नई, उनकी भी लिस्ट आपको यहाँ दिख जाएगी। सिरपुर हो गया, सतकोसिया हो गया, नंदना लेक हो गई, रंगतिट्टू बर्ड सेंचुरी हो गया, वेल्लोडे हो गया, वेम्बकोपुर हो गया, गुल्फ ऑफ मन्नार, वेदाथंगल और कुत्थकुल्लम बर्ड सेंचुरी। ये जो बर्ड सेंचुरी से ये एक बार आपको, या ये जो आपकी साइट्स है, जो रामसार साइट्स है, इनको एक बार नज़र मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पुरानी है उनमें से मेजरली कुछ आपको पहले से पता होंगी, ये नई आपकी नज़र से ना उतरे। 75-80 याद करना मुश्किल है, पर एटलीस्ट अवेयर होना ज़रूरी है कि क्या क्या साइट्स है, क्या क्या नाम है। सतकोशिया गॉर्ज कहाँ पर है? अब से सरपुर वेटलैंड इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर वेटलैंड डे मनाया गया और रामसार साइट्स को डिक्लेयर किया गया है, और साउथ में न्यूज़ बनती रहती है, तो वहाँ भी देखना ज़रूरी है। एक बार इस पर नज़र ज़रूर दौड़ा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर के ऊपर आते हैं। ब्राज़ील में। ब्राज़ील में असल में एक शहर है रियो डी जेनेरियो और सॉ पोलो, दोनों जगह पर अभी एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आ गई है। क्या पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आ गई है? तो वहाँ पे डेंगू बहुत ज़्यादा फैल गया है, या डेंगी जिसे हम कहते हैं। डेंगी असल में इंडिया में अक्सर देखा जाता था, बहुत बड़े लेवल पे फैलता था। तो जो शहर है रियो डी जेनेरियो, ये रहा ब्राज़ील का। यहाँ के आसपास ही कुछ चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए। एक तो पहले यहाँ पर एक है ट्राइंगल, लीथियम ट्राइंगल। क्या, कौन सा ट्राइंगल है? यहाँ पर सर्वाधिक लीथियम मिलता है। इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ डील भी साइन की थी, ठीक है। बोलिविया, चिले में बहुत मात्रा में मिलता है ये। ब्राज़ील और अर्जेंटीना फुटबॉल की कंट्रीज है, आप वहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं। चाइना ने पेरू के पास एक नया पोर्ट बनाया है, बहुत बड़ा डीप सी वाटर पोर्ट बनाया है। तो यहाँ पर चाइना का प्रभुत्व साउथ अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। इस न्यूज़ से सब लेना देना नहीं है, पर मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। वहाँ पावर कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो चुका है अमेरिका और यूएसए के बीच में। अब तक जो पूरा इलाका था ये एकदम से यूएसए के ही इन्फ्लुएंस जोन में आता था। पहली बार किसी कंट्री ने एंटर करके यहाँ प्रभाव क्षेत्र बनाने की कोशिश की। उस देश का नाम क्या है? चाइना।
तो यहाँ साउथ अमेरिका की पॉलिटिक्स ऐसी चल रही है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर लैंड लॉक्ड कंट्री कौन कौन है इस रीजन में, जिनकी बाउंड्री किसी देश से लगती है लेकिन समुद्र से नहीं। तो आपको बोलिविया दिख रहा होगा, पैराग्वे दिख रहा होगा, ये ऐसी कंट्रीज है जो लैंड लॉक्ड है इस रीजन में। ठीक, अब मेरा आपसे सवाल है कि किस मच्छर के काटने से असल में डेंगू फैलता है? तो ये मच्छरों से एडिस एजिप्टी मच्छर नॉर्मली का मस्किटो, इससे ये तो आप ये एक। अब अगला एक है इंडिया के बारे में और इंडिया के यूपीआई के बारे में। एक नई चीज जो सामने आई है वो है कि इंडिया ने इसका ग्रुप तो फ्रांस के एफिल टावर पर जाकर इंडिया ने यूपीआई का लॉन्च किया। अब यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट, जो हमारा सिस्टम है उसकी बात की जा रही है। तो यूपीआई में एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खास बात यह है कि आप किसी भी बैंक से किसी भी बैंक का जो पेमेंट कर सकते हैं इस पोर्टल से जुड़ के। तो यूपीआई आपको प्रोवाइड करती है तो एक सहूलियत कहते हैं जिसे, वो दुनिया में आपको नॉर्मली अभी भी वर्ल्ड की जो डेवलप कंट्रीज है वहां भी सिस्टम ऐसा चल रहा है कि वो जाते हैं पहले बैंक में चेक देंगे, फिर चेक निकल के आएगा, फिर कैश मिलेगा, इस तरह से। इंडिया में ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ही जिसे देखा गया काफ़ी ओपन है, ट्रांसपेरेंट है और इसी को लेकर इंडिया ने ग्लोबली लॉन्च किया। तो इसके लिए जिसको चलाती है संस्था उसका नाम पता ही होगा आपको, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, मुझे ये बताइए। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है मुझे आप ये बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई? इज इट नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इज इट इंडिया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड? और ये पार्टनर कर रही है फ्रांस की कंपनी के साथ, फ्रांस की जो ई कॉमर्स प्रॉक्सिमिटी प्रोवाइडर है लायरा, उसके साथ। तो याद देखिए लायरा जुड़ा हुआ है फ्रांस से और एनपीसीआई जुड़ा हुआ है यूपीआई से, ताकि यूपीआई का पेमेंट अब फ्रांस में शुरू हो जाएगा। और ये जो मल्टीपल बैंक है वो सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो पेमेंट जिसे आप इंडिया में करते हैं उसे फ्रांस के लोगों के पास भी सुविधा होगी। और उम्मीद है कि ये ग्लोबली भी जाएगा और एक ग्लोबल रेवोल्यूशन बनेगा जहां मेक इन इंडिया पर इतना ज्यादा दुनिया भर में हो पाएगा। इसके अलावा देखिए यूपीआई में सिंगापुर में, भूटान में और नेपाल अब किया जाता है। तो आप ध्यान रखिए यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल और फ्रांस को आप याद रखिए। 2023 पे सिंगापुर के पे नाउ के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसमें दोनों देशों के लोग जो है वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, भारत और सिंगापुर के लोग। इसके लिए हमने जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है उसके लिए NIPL अल इतिहाद जो यूएई की है उसने भी एक MOU साइन किया था 2023 में। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां ये ऑपरेटिव है तो यूएई, हमें देखिए नेपाल हमें पता रहेगा, ठीक है, लेकिन यूएई भी है, सिंगापुर भी है और अब तो फ्रांस में भी इसका यूनिवर्सल लॉन्च हो चुका है। तो ये सारी कंट्रीज यूपीआई का यूज करती है। अगला आर्टिकल बात करता है 4 कंट्रीज के बारे में जो कहलाती है क्वाड। क्योंकि क्वाड के बारे में अभी एक बात कही थी कि क्वाड जो है वो होगा यूएस की इलेक्शंस की जो समिट है और कुछ समय बाद होगी उसकी। लेकिन क्वाड की अगर हम बात करें तो क्वाड में 4 देश है, यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड क्यों रेलेवेंट है? क्वाड इसलिए रेलेवेंट है कि क्वाड का जो इलाका है वो केटर करता है किस रीजन को? इंडो पैसिफिक को। तो क्वाड की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इस लेवल तक पहुंचा, जरा इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्वाड का जिक्र किसी ने किया था तो वो थे जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, जिनकी डेथ कुछ समय पहले हुई। तो क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये एक फॉर्मल अलायंस नहीं, इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक ग्रुप है 4 देशों का। कोई ये याद रखिए मिलिट्री अलायंस नहीं है ये, और इसीलिए इसको कभी कहीं आपको मिलिट्री अलायंस का ऑप्शन मारे तो उसको टिक नहीं करना है, बिल्कुल भी मिलिट्री अलायंस नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव है मैरीटाइम सिक्योरिटी को, क्लाइमेट चेंज को, और कोई भी ग्लोबल थ्रेट अगर आता है तो उससे कैसे दुनिया लड़ेगी इसके बारे में तैयार करना, उसके लिए दुनिया को सपोर्ट करना। और कहने के लिए चाइना के खिलाफ खड़ा है लेकिन डायरेक्टली ओपनली इधर ऐसा कुछ कहा नहीं। तो क्वाड की बात आती है शुरुआत होती है 2004 से ही, जब एक रिलीफ ऑपरेशन भी इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया की जो सुनामी आया था तब इन देशों ने मिलकर एक रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ रन किया था। लेकिन उसके बाद ये चलाने की रेस्क्यू ऑपरेशन को जब सुनामी के बाद खत्म हुआ तो चीज़ें खत्म हो गई। 2006 में शिंजो आबे ने ऐसा कहा था कि यहाँ इस रीजन में जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है जो चाहती है सेफ्टी सिक्योरिटी रीजन का, उन्हें साथ आना चाहिए और म्यूचुअल इंटरेस्ट दिखाते हुए यहाँ पर साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन 2006 में जब इन्होंने पुश किया था तो पहले ऑस्ट्रेलिया को डर लगता था कि कहीं चाइना को बुरा न लग जाए, जापान तो हमेशा आतुर था ही, जापान की प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, लेकिन जापान के कहने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया पैर पीछे खींच रहा था। भारत के उस समय में और ज्यादा दो अलायंस था, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक और टार्मिंग हम आज भी प्रैक्टिस करते हैं, पर भारत खुल के उस टाइम में सामने नहीं आना चाहता था अगेंस्ट चाइना ऐसा ग्रुप ज्वाइन करने को लेकर। लेकिन उसके बाद चीजें खराब होती चली गई और
ये चीज़ें 2007 में इसकी फॉर्मल मीटिंग भी हुई, बार मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुआ, लेकिन उसके बाद इसे बताया शिंजो एबे ने एक तो पहले वहाँ से रिजाइन किया, उसके बाद धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया कहा कि भाई अमेरिका चाइना का प्रेशर है, उसका पार्ट नहीं बन सकते। 2008 तक चीज़ें खत्म हो जाती हैं और 2008 में असल में एक और चीज़ हुई थी, वो हुआ था फाइनेंशियल क्राइसिस ग्लोबली आता है, दुनिया में देशों के पास पैसे खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो याद रखिए 2-3 चीज़ें। पहली, जब क्वाड शुरू हो रहा था तो इसमें रूल सुनामी का, मालाबार एक्सरसाइज जो हुई थी, चाहे सारी कंट्री साथ आई थी, उसके बाद शिंजो एबे का जाना, फाइनेंशियल क्राइसिस, ऑस्ट्रेलिया का बैकआउट करने खत्म हो गया था। 2017 में दोबारा इसकी वर्किंग लेवल मीटिंग जापान ने ही प्रपोज करी अगेन, उसके बाद इसको फिर नया पुश मिला और ये ऑस्ट्रेलिया ने इसको बाद में ज्वाइन किया 2020 में इंडिया यूएस जापान मालाबार नेवल एक्सरसाइज को, और इस क्वाड दोबारा खड़ा हुआ और अब क्वाड आगे बढ़ता ही जा रहा। क्वाड का मकसद क्या है, अभी इस रीजन में कोई भी थ्रेट अगर है इसको रोकना। तो क्वाड एक ग्रुपिंग की तरह काम करता है, इसका कोई एक डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, कोई सेक्रेटेरिएट नहीं कि भाई इसी के जाएंगे, जैसे नेटो हो गया, यूएन हो गया, वोटिंग होती है, इस पर ऐसा कुछ नहीं है। या नॉर्मली समिट्स होती है हर साल और एक्सचेंज मिलिट्री ड्रिल्स होते हैं, तो कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है। तो ये कंट्रीज चाहे तो लूजली भी आपस में काम कर सकते हैं। जैसे हम देखें तो SCRI सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, क्वाड की कंट्रीज मिलके इसको सपोर्ट कर, क्वाड बनाया हुआ ग्रुप हो या ना हो, क्वाड के बनाए हुए ऑर्गेनाइजेशन इस वजह से इंडिया को पुश करता है। तो जरूरी नहीं कि क्वाड में सभी मेंबर्स को एग्री करे तभी वो देश जो है इसके साथ जुड़ सकते हैं, आप नॉर्मली भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि क्वाड एक इनफॉर्मल ग्रुप है और कहा यह जाता है कि इनका मेन उद्देश्य है इंडो पैसिफिक की सेफ्टी और सिक्योरिटी। इंडो पैसिफिक को सिक्योर करना इनका मेन उद्देश्य है और उसकी पूर्ति के लिए साथ आए हैं। और आपको दिख रहा है जो थ्रेट सबसे बड़ा बनेगा, ये तो किसके लिए बनेगा, चाइना के लिए, चाइना यहां अपने पैर बढ़ा रहा है। जापान ऑस्ट्रेलिया साथ आते हैं, जापान के साथ ऑलरेडी ऑकस कर चुका है, ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, USA और UK, इन तीनों ने ऑकस साइन किया था, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन, स्ट्रॉन्ग सबमरीन्स प्रोवाइड की गई थी। ऑलरेडी इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया कई जगह कोलैबोरेट करते हैं, तो सीधा सीधा इस रीजन में इंडो पैसिफिक में चाइना का जो चैलेंज है उसे काउंटर करने के लिए खड़ा होता है क्वाड। तो क्वाड की कहानी हमने जान ली। अब क्वाड को लेकर बात क्या हुई कि कहा US इलेक्शंस के बाद ही असल में क्वाड के खिलाफ डायलॉग होगा। तो बात क्या करते हैं क्वाड में, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की दुनिया में एक नियम हो, नियमावली के हिसाब से संसार चले, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, फ्री ओपन प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन की बात की गई है। तो इसका पहला फॉर्मल समिट 2021 में हुआ था, मॉडल फॉर द वर्ल्ड से बताया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नदी के बारे में, मेकोंग रिवर। एक डैम को लेकर लाओस में बहुत तबाही मच रही है, क्योंकि लगातार डैम बन रहे हैं। तो एक डैम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो डैम कहाँ बन रहा है, लाओस। तो वो डैम की साइट है कहाँ, तो लुआंग प्रबांग डैम बनेगा लुआंग प्रबांग जगह पर। कहां पर है, तो ये लाओस में है। तो जरा देखिए लाओस पहले सिचुएटेड है, ये रहा लाओस, ठीक है। मेकोंग रिवर चाइना से चलती है, तो आपको दिख रहा होगा ये म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम तक जाते हैं, यहाँ समुद्र में इस तरह से मिलती है। अब देखिए दिक्कत ये है कि इस पर बहुत सारे डैम बनाए जा रहे हैं, और जो भी देश जहां से रिवर बनती है, मान लो चाइना इज एन अपस्ट्रीम रिवर। अपस्ट्रीम क्यों है ये, क्योंकि यहीं से रिवर निकलती है और यहाँ से फिर नीचे की ओर जाती है। तो ये सारी कंट्रीज डाउन स्ट्रीम कहलाएंगी, डाउन रिपेरियन कंट्री, रिपेरियन या स्ट्रीम कंट्री करते हैं। अपर रिपेरियन कंट्री कौन सी है, सबसे ज्यादा चाइना, और बाकी सारी कंट्री लोअर रिपेरियन कंट्रीज हैं। तो अगर कंबोडिया को देखो, वियतनाम को देखो, तो ऊपर अगर बहुत सारे डैम्स बन जाते हैं तो इन देशों का पानी जो है वो सारा रोक लेंगे, नीचे वाले देश के पास पानी ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वाटर का फ्लो है उसे किसी ट्रीटी के थ्रू मेंटेन किया जाए। लेकिन चाइना किसी भी कंट्री के साथ कोई वाटर ट्रीटी करने को तैयार नहीं रहता, चाहे मेकोंग की बात करें, चाहे ब्रह्मपुत्र की बात करें, चाहे आप किसी भी रिवर की बात कर लें। तो मेकोंग को लेकर अभी दिक्कत यह है कि एक जो डैम बनने वाला है कहां पर, प्रबांग डैम, लुआंग प्रबांग डैम, वो लाओस में बनेगा। तो उसको लेकर विवाद है लाओस में खुद कि भाई ये जो डैम बनेगा, ये लुआंग प्रबांग, ये डैम बनने के बाद वहां बहुत सारी फैमिलीज को वहां से डिस्प्लेस किया जाएगा। अब दिक्कत ये जो मूलली जो आपको लाओस और कंबोडिया दिख रही है, इन दोनों देशों के ऊपर इनडायरेक्टली किसी देश ने प्रभुत्व बना रखा है, तो चाइना, वही इनका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, मोस्टली वही यहाँ पर चीजों को पुश करता है। पानी को लेकर वियतनाम, कंबोडिया ऑलरेडी सताए हुए हैं, उनको लगता है कि भाई पानी और कम हो जाएगा अगर मेकोंग पे काम नहीं करेगा चाइना। तो देखिए मेकोंग का जो डेल्टा है वो बहुत बड़ा डेल्टा है, आपको दिख रहा है मेकोंग रिवर डेल्टा इसे कहते हैं। तो कौन कौन से देश इसमें है, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम इसके पार्ट है। अब सवाल ये है कि ये जो डेल्टा है, ये जो रिवर का इसे कहते हैं थाईलैंड, ये जो आपकी मेकोंग रिवर है, इसका पूरा जो आप बेसिन देखो, ये बेसिन कई देशों में फैला हुआ है और इन देशों में
समस्या वाटर की रहने वाली है चाइना के साथ ट्रीटी करने के लिए। चाइना तैयार नहीं है। तो ये एक तरीका है जहां इंडिया इन देशों के साथ मिलकर अपने खुद के जो हमारा ये ना दिख रही है आपको ब्रह्मपुत्र भी दिख रही आती हुई ये ब्रह्मपुत्र। तो इसी तरह इंडिया इनके साथ मिलकर गंगा मेकॉन्ग कोऑपरेशन के ऊपर बात करता है कि हम साथ साथ कोलैबोरेट कर पाए चीजों पर, लेकिन चाइना बिल्कुल पीछे हट के रहता है। तो यहाँ मेकॉन्ग रिवर किन किन देशों से बहती है, मेकॉन्ग रिवर के ऊपर जो वाटर प्रेशर बढ़ रहा है उन एरियाज उन देशों के ऊपर जनसंख्या का ग्रोथ है, लेकिन पानी वहां कम पहुंच रहा है, उनके लिए सरदर्द की वजह है। तो मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन में कौन कौन से देश आते हैं पहले ये बताइए। तो आपको दिख रहा होगा इसमें इंडिया है। मुझे बताइए मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन की इस तस्वीर को देखकर आपको कौन कौन सी कंट्रीज के मैप आपको याद आ रहे हैं, क्या क्या लग रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज है, मुझे बताइए जरा कौन कौन से देश होंगे इसमें मेकॉन्ग कंट्रीज में। इंडिया तो आपको दिख रहा है, बाकी कौन से देश है, ये कौन सा देश है, म्यांमार है, ये म्यांमार है, ये थाईलैंड है, कौन सा देश है। आप फ्लैग को जरा पहचानिए, आपको क्या लगता है। देखिए इन शॉर्ट में बताऊं तो मेकॉन्ग में इंडिया प्लस 5 आसियान कंट्रीज है। 5 आसियान कंट्रीज कौन कौन सी हैं देखिए। जनरली इन देशों के साथ इंडिया बहुत अच्छे संबंध बनाना हमेशा चाहता है। CLMV मतलब कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और लास्ट में थाईलैंड। CLMVT कंट्रीज 5 कंट्रीज है। इनके साथ इंडिया लगातार कोऑपरेशन पे, टूरिज्म पर, कल्चर पे, एजुकेशन पे पुश करता है और ये देश भी चाइना के साथ सताए हुए। तो इंडिया चाहता है कि इंडिया प्लस CLMVT के साथ मिलकर और कोलैबोरेट करे और कोऑपरेशन टूरिज्म इन सब पे बढ़ावा दे। जैसे और भी रिवर के आसपास जैसे बिम्स्टेक हो गया, तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, लेकिन इंडिया ने इसको थोड़ा कम फोकस किया था पहले। अचानक इस पे और पुश आना स्टार्ट हो गया है। 2023 में ही बैंकॉक में कॉन्फ्रेंस हुई थी, 24 की मीट होगी, तो 12 मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन हुआ था। कौन कौन से देश है, इंडिया प्लस CLMVT। क्या है मेकॉन्ग, एक रिवर का नाम है। जो विवाद है उसको पानी पे डैम को लेकर, चाइना ने ऑलरेडी बहुत सारे डैम्स बनाए हुए, इस तस्वीर में आप देख ही सकते हैं ऊपर कितने सारे डैम्स है यहाँ देखिए। तो बहुत सारी यहाँ पर ऑपरेशनल डैम्स है, प्लान डैम्स भी हैं। तो ऑपरेशनल डैम्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, रिवर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है चाइना, जो बाकी देशों के लिए एक दिक्कत का सबब है। ये हो गई डैम की कहानी और मेकॉन्ग की कहानी। आई होप आपको मेकॉन्ग और डैम के बारे में क्लैरिटी मिल गई हो। मेकॉन्ग कोऑपरेशन की बात हो गई, कौन कौन से देश इसके पार्ट हैं, इंडिया प्लस CLMVT। अब मेकॉन्ग रिवर की बात यह है कि लैंडलॉक लेओस के लिए दिक्कत बहुत ज्यादा है और जो लुआंग पैंग है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यहाँ से जब लोगों को हटाया जाएगा तो काफी दिक्कतें यहाँ पे पड़ जाएंगी। ये एक ऐसा $multi-billion का डैम है जिससे इस सिटी का यूनेस्को स्टेटस छीन सकता है, इस सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो फिर से एक बार आइए, कहाँ पर, लुआंग प्रांग पर, यानी वो जगह जहाँ डैम बन रहा है, जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होगा तो बहुत नुकसान इस शहर की जो हेरिटेज है उसको हो सकता है, इसलिए विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि $1 बिलियन में लगे पड़े हैं तो कोई इसको हटने को तैयार नहीं है और ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। ऑलरेडी यहाँ के जीवन शैली के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं इलाका, तो इसके पास ऑलरेडी ना बीचेज है, लाओस के पास ना माउंटेन्स है जिस तरह से बाकी देशों के पास है। तो इस तरह थोड़ा सा ये सताए रहती है, इसलिए इसको पुश करना लोगों को एज अ टूरिस्ट स्पॉट बहुत ज़रूरी था। लेकिन वहाँ इतना बड़ा डैम बनाना, लोगों को डिस्प्लेस करना काफ़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। विवाद यहाँ पर एक अलग ये भी है। तो आपको पता ही है मेकॉन्ग के ऊपर कई सारे डैम्स हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और कंस्ट्रक्शन बढ़ता ही जा रहा है, जिसका आप देख सकते हैं डेल्टा मेकॉन्ग का कहाँ बनता है, क्या इसका फ्लो है। और इसके अलावा एक देश और है, इसके बारे में जानेंगे, मेडागास्कर। मेडागास्कर में एक जाइंट टॉर्टोइज 600 साल बाद दोबारा खड़े होते दिखे, जिन्हें लग गया था ये बिल्कुल दुनिया से खत्म हो चुके हैं। ये बहुत ही विशालकाय टॉर्टोइज हैं जो फिर से खड़े हुए हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पहले मेडागास्कर कहाँ पर है। अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखो तो ये जो टुकड़ा उगता हुआ सा दिख रहा है इसे कहते हैं मेडागास्कर। यहाँ से इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स भी पास होते हैं। ये है केप ऑफ गुड होप, नीचे वाला हिस्सा। अभी जब यहाँ पर विवाद हो रहा था रेड सी के पास, यमन में जो हाउथी रिबल्स थे वो फायरिंग कर रहे थे, लोग कुछ देशों ने दोबारा ही पुराना जो रूट था केप ऑफ गुड होप वाला ये लेना स्टार्ट कर दिया था। तो मेडागास्कर एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पर स्थित है ट्रेडिंग ऑयल रूट्स के भी, और यहाँ से आप ऊपर भी आकर इस रीजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मेडागास्कर, इसलिए मेडागास्कर का नाम आपको याद रखना चाहिए। इसके ऊपर फेमस एक कार्टून मूवी बनी थी, वहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हैं। इंडिया की बहुत आउटरीच है मेडागास्कर में, मोजाम्बिक में भी। इंडिया तो मोजाम्बिक से दाल भी इम्पोर्ट करता है, वहाँ दाल ग्रो की जाती है भारत के मार्केट के लिए, भारत बाद में उसे खरीदता है वहाँ से। ये बात हो गई। और इसके बाद एक देश बचा म्यांमार, जहाँ एक सिविल वॉर हो रहा है। तो म्यांमार में सिविल वॉर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि वहाँ पर जो अराकन आर्मी है उसने एक पलेटवा का रीजन है चिन स्टेट का, वो कब्जा कर लिया। अब ये जो रीजन चिन स्टेट का है बिल्कुल इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे मिलता है।
हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहले थोड़ा समझना कि म्यांमार में कहानी क्या है। देखिए ये वो रीजन है पलटवा। पलटवा के साथ खास बात यह है कि देखिए इंडिया एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा था जिसे कहते थे कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट। तो कालादान प्रोजेक्ट की बात यह है, कालादान असल में एक रिवर का नाम है। तो कहानी ये है कि देखिए कलकत्ता का जो पोर्ट है इसकी स्थिति बहुत खराब है, यहाँ पर जो घाट है बहुत ज़्यादा, इसलिए शिप्स बड़े लग नहीं सकते। तो इंडिया ने प्लान किया था कि शिप्स पहले हुगली रिवर से जाएंगे, फिर बे ऑफ बंगाल में घुसेंगे, 590 किलोमीटर क्रॉस करते सितवे पोर्ट पे पहुंचेंगे, सितवे पोर्ट से होते हुए फिर वो कालादान रिवर में जाएंगे, यहाँ से पलटवा में पहुंचेंगे, फिर वहाँ से वो हाईवे पकड़ के बिल्कुल ऐजवाल पहुंच सकते हैं। इससे बहुत सारा समय बचेगा। आमतौर पे आपको कलकत्ता से ऐजवाल जाने के लिए रूट लेना पड़ता था जो बहुत बड़ा रूट था। तो इतने बड़े रूट को शॉर्ट करने के लिए नया रूट प्लान किया था। तो इसे कहते हैं कालादान मल्टी मोडाल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जिसमें आप रिवर, समंदर और रोड का सहारा भी लेंगे। तो और रिवर में कालादान है, हुगली है, आपको सी रूट है, फिर रोड की बात है। लेकिन दिक्कत ये कि प्रोजेक्ट काफ़ी समय से अटका पड़ा है। अब दिक्कत ये जहाँ से चीज़ें गुजरती हैं, ये जो रीजन है म्यांमार का, रखाइन प्रोविंस है। अब रखाइन प्रोविंस जो है, रखाइन प्रोविंस के ऊपर यहाँ पर कब्जा किसका हो चुका है, यहाँ पर विवाद की वजह ये है अराकन आर्मी का। तो अराकन आर्मी यहाँ ऑपरेट किया करती थी। अराकन आर्मी वही आर्मी है या वही ग्रुप है रिबल्स का जो रोहिंग्यास के लिए खड़ा हुआ था। तो राखाइन स्टेट को पहले अराकन कहते थे। यहाँ पर एक ग्रुप खड़ा हुआ, ये जो पूरा इलाका है ना, ये असल में ये पूरा रीजन ही जो है, ये एक स्टेट है, इसका नाम है राखाइन स्टेट। अब राखाइन स्टेट में रोहिंग्यास का विवाद हुआ। तो यहाँ पर अराकन आर्मी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने युद्ध छेड़ दिया वहाँ की आर्मी के खिलाफ। उसने इस इलाके पे कब्जा एक तरह से कर लिया है। अब भारत की जो इन्वेस्टमेंट है, सितवे पोर्ट की बात हो गई, कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट हो गया, इंडिया का बॉर्डर लगता है वहाँ म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, तो भारत के लिए दिक्कत की बात आ सकती है कि यहाँ पर बाद में और समस्याएं खड़ी हो सकती है। इसलिए इसे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे इसे कंट्रोल किया जाए और क्या तरीके हो सकते हैं इसको समझने के लिए। हमारे काम की चीज़ क्या है कि कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट क्या है ये समझना। कालादान एक रिवर का नाम है। पहले कलकत्ता से आप ऐजवाल को जोड़ने के लिए इस रूट की बात कर रहे थे। जो म्यांमार का प्रोविंस इसके पास लगता था वो था रखाइन, और वहाँ पर अब किसका कब्जा आ चुका है, वहाँ कब्जा आ चुका है अराकन आर्मी का। और ये ग्रुप्स जो है काफ़ी ज़्यादा हिंसक है। तो इसलिए इंडिया के लिए सिक्योरिटी है, लोगों के लिए भी इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करके अगर इंडिया की तरफ आते हैं तो हिंसा फैल सकती है। और दूसरा, इंडिया का जो एसेट है, इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर। एक और चीज़ जो न्यूज़ में थी वो थी इंडिया और म्यांमार का फ्री बॉर्डर रिजीम। यहाँ पर आप 16 किलोमीटर तक बॉर्डर के दोनों तरफ आ जा सकते थे, जिसको किया क्योंकि मणिपुर के आसपास जो हिंसा हुई और नॉर्थ ईस्ट पे देखा जा रहा था लगातार जो बाकी स्टेट से कुछ लोग या जो बाकी म्यांमार के कुछ लोग एंटर कर जाते थे या उनकी वजह से हिंसा और फैलती थी। इसलिए यहाँ पर फ्री मूवमेंट रिजीम को बंद करने की बात की गई है। फ्री मूवमेंट रिजीम किसके बीच थी, इंडिया और म्यांमार के बीच में, जिसके तहत आप 16 किलोमीटर बॉर्डर के दोनों आर पार जा सकते थे। एक पास आपको पास बनाना होता था, पुट नहीं लगता था, वीज़ा नहीं लगता था। तो अब वो बंद होने वाला है और यहाँ पर पूरी फेंसिंग होगी बॉर्डर पर ताकि कोई बिना परमिट के आगे आ जा ना सके। तो कहाँ फ्री एमपी है, इंडिया म्यांमार, क्या मुद्दा है ये आपने जान लिया। तो म्यांमार का सिक्योरिटी थ्रेट, म्यांमार में क्या दिक्कतें हैं ये आपको पता लग गई। और सबसे पहले आपके लिए कुछ MCQs जिसको आप प्रैक्टिस करिए। BAPS ये टेम्पल है आबू धाबी में खुलने वाला पहला हिंदू टेम्पल। तो इसको लेकर पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। बाप्स है क्या? स्वामीनारायण टेम्पल्स की हम बात करते हैं, असल में ये है क्या, कौन सा सेक्ट है ये, क्या ये शैवाइट सेक्ट है या वैष्णवाइट सेक्ट है? दो ऑप्शन आपके पास है। इट्स ए डिनोमिनेशन ऑफ वैष्णवा सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म। इट इज बिल्ट इन द ट्रेडिशनल द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर। जो मंदिर का निर्माण है वो द्रविडियन स्टाइल में हो रहा है। अब क्या आपको क्लैरिटी है कि वो कौन सा स्टाइल है जिसको ये फॉलो कर रहे हैं? ऑप्शंस अपने आंसर्स में आप मुझे लिख के बताइए आंसर क्या है। जब तक वीडियो खत्म होगा आपको इसका आंसर पता चल चुका होगा, लेकिन बेस्ट तरीका है अभी आप अपना आंसर दिमाग में सोचिए और इसको कमेंट में लिखिए और बाद में चेक करेंगे कि आपने सही सोचा या गलत। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य ने हाल में एक नींबू को अपने राजकीय फल घोषित किया है? स्टेट फ्रूट, काजी नींबू या कच्चा नींबू से हम कह सकते हैं, गोवा, आंध्र, मध्य प्रदेश या फिर असम। अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं आपको पता है या नहीं। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां हमसे पूछा जा रहा है इन कंट्रीज के बारे में, इनमें से कौन सी कंट्री इंडिया के अलावा और भी जो कंट्रीज हैं इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की मेंबर्स हैं? अब पहला सवाल यह है कि IEA है क्या, उसकी मेंबरशिप कैसे मिलती है, क्या काम है और भारत के साथ अभी क्या स्टेटस है IEA का, क्योंकि रिसेंटली न्यूज में रही है। तो आइए डिस्कस करते हैं टॉपिक। लेकिन उससे पहले एक मुद्दा जो लगातार न्यूज में बढ़ रहा है वो है रशिया और उसके साथ बढ़ते हुए तबाही का। अब देखिए, रशिया के आसपास, रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया था तो एक मुख्य कारण यह बताया था कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन करेगा तो इससे हमारी सिक्योरिटी को बहुत नुकसान हो सकता है। अब सवाल यह है कि नेटो है क्या?
नेटो असल में एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, एक सिक्योरिटी पैक्ट है जो यूएसए, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज के बीच है। इसकी कितनी मेंबरशिप है? रिसेंटली इसमें सबसे नया मेंबर कौन इलेक्ट हुआ है या जुड़ा है इसके साथ? तो नेटो में जो न्यूएस्ट मेंबर है वो है फिनलैंड। आपको यहां दिख रहा है फिनलैंड। इसके अलावा स्वीडन भी ऑलमोस्ट सदस्यता पाने ही वाला है, इसको भी क्लैरिटी ऑलमोस्ट मिल चुकी है, लेकिन 31st मेंबर कोई है तो वो फिनलैंड है नेटो का। नेटो क्या है? इट्स अ सिक्योरिटी अलायंस बिटवीन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड कनाडा प्लस यूएसए। अब ये नेटो बनाया क्यों गया था? देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, दुनिया दो धड़ों में बट गई थी, एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, एक सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट वर्ल्ड जिसे कह सकते हैं। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की जो लीडर थे वो कौन था? यूएसए उसको लीड कर रहा था और यूएसएसआर था दूसरी तरफ। तो यूएसए ने अब यूरोप में अपने जो दोस्त मित्र राष्ट्र थे उनको स्ट्रांग करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए कहा कि क्यों ना हम एक अलायंस बनाए, एक सिक्योरिटी पैक्ट बनाए। तो आया नेटो। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और वहीं यूएसएसआर ने सोचा कि हम भी कुछ करें, तो इन्होंने खड़ा किया वॉर्सो पैक्ट। ये दोनों खड़े हुए थे, लेकिन यूएसएसआर समय के साथ खुद विघटित हो गया। 1990s में यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया, यानी खत्म हो गया, और रशिया आज उसका एक सक्सेसर स्टेट है। और वॉर्सो पैक्ट भी खत्म हो गया, यहां तक कि वॉर्सो जो शहर जहां है, जिस देश में है, वो भी पार्ट बन गया किसका? तो नेटो का। तो नेटो बढ़ता ही जा रहा है और नेटो यूक्रेन तक ना पहुंच जाए, इसी के लिए रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पर। लेकिन स्वीडन, फिनलैंड जैसे देश जो आमतौर पर न्यूट्रल रहते हैं, किसी भी गुट का साथ नहीं देते, वो नेटो ज्वाइन कर क्यों रहे हैं? इसी डर से कि रशिया बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। तो नेटो का न्यूएस्ट मेंबर कौन है? फिनलैंड। अगली कंट्री कौन सी ज्वाइन करने वाली है? स्वीडन। क्या ये रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? तो आपको मैप में दिख रहा है, बिल्कुल शेयर कर रहे हैं। कौन सी कंट्रीज हैं यूरोप में जो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं? तो एस्टोनिया, लैटविया, लुधियानिया, बेलारूस, पोलैंड, ये कंट्रीज अपने अपने बॉर्डर को शेयर करती है किसके साथ? रशिया के साथ। अब ये क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए कि इसमें से यूक्रेन कहां पर है। तो ये हमने देखा कि जो कंट्रीज हैं स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे, ये कहां पर है? बाल्टिक सी कहां पर है? नॉर्थ सी कहां पर है? इसके आसपास ही कंट्रीज है। आपके पास इंपॉर्टेंट है कि अपना एटलस खोलिए, मैप्स को देखिए और वहां से कवर करिए। ठीक है, ये क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। आगे बढ़ते हैं और आते हैं उस टेंपल की तरफ जिसकी हम बात कर रहे थे। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये वो मंदिर है जिसका निर्माण अबू धाबी में हो रहा है। इस मंदिर की खासियत क्या है कि अगर आप देखें, यहां बहुत सारे आपको मंडपास दिख रहे होंगे, मंडप। ये मंडप जो है मुख्य रूप से, ज्यादा मंडप होना, ये किस आर्किटेक्चर में फॉलो होता है? तो नॉर्थ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर स्टाइल, जिसे हम नागर स्टाइल कहते हैं, नागर श्रेणी कहते हैं, ये असल में उस आर्किटेक्चर का पार्ट है, जबकि ये नॉर्थ इंडिया में फॉलो होता था। साउथ इंडिया में जो टेंपल आर्किटेक्चर फॉलो होता है वो है द्रविडियन स्टाइल। द्रविडियन स्टाइल में एक बेसिक डिफरेंस होता है नागरा स्टाइल से। देखिए, द्रविडियन स्टाइल में क्या होता है, गर्भगृह के ठीक नीचे आपका जो डीटी होता है उसको रखा जाता है। लेकिन अगर आप देखें नॉर्दर्न स्टाइल में, तो ये थोड़े एलिवेटेड होते हैं, इनके अंदर आपको मंडपास इस तरह दिखेंगे, जबकि साउथ में आपको कुछ अलग तरीके से दिखाई देगा ये। ठीक है, तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है। जो रिसेंट राम मंदिर खड़ा हुआ अयोध्या में, वो भी नागर स्टाइल में ही बना या नगरा स्टाइल में ही बना, और द्रविडियन स्टाइल में साउथ इंडियन टेंपल बनते हैं। तो ये बनाया किसके द्वारा गया है? ये बनाया गया है बीएपीएस के द्वारा, यानी स्वामीनारायण मंदिर जिसे हम कहते हैं, उसे कह सकते हैं। अब ये क्या कहानी है स्वामीनारायण मंदिर की, क्या ये सेक्ट है? तो असल में जो बीएपीएस है, इनका मानना है, जो इस को फॉलो करते हैं, उनका मानना है कि जो स्वामीनारायण है वो असल में एक श्री कृष्ण के अवतार है। ये 1900s में, 1901 से लेकर 1905 में असल में शुरू हुआ। उनका मानना था कि जो स्वामीनारायण है वो श्री कृष्ण के अवतार हैं, और उनके बाद जो गुरु हुए, ये कहीं ना कहीं उनमें उनका कोई अंश है, उसके द्वारा वो धरती पे उपस्थित है, तो ये उनके उपासक हैं। तो एक तरह से ये हम कह सकते हैं वैष्णवाइट सेक्ट से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो आमतौर पर जिस तरह हम समझते हैं कि ये विष्णु का मंदिर है, तो ये विष्णु का मंदिर स्पेसिफिकली नहीं होता है, ये स्वामीनारायण का मंदिर होता है, जो जिनको ये विष्णु का अवतार मानते हैं, और गुरु जो है उनके बाद ये उनके थ्रू उनमें विश्वास रखते हैं। तो यहाँ आपको जो मंदिर है ये कई जगह देखने को मिलेगा, गुजरात में, दिल्ली में भी काफी प्रसिद्ध है, अब आबू धाबी में भी खुल रहा है पहला हिंदू टेंपल वहां पे। तो इस टेंपल के अंदर अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छी नक्काशियां आपको देखने को मिलेंगी, और वहां पर आपको अक्सर ऐसे मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। तो ये बात हो गई बीएपीएस की, और क्या कहानी है स्वामीनारायण मंदिर की, किस सेक्ट में बिलोंग करते हैं, ये हमने समझ लिया। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट देश की तरफ, एक इंपॉर्टेंट रीजन की तरफ, जहां पर हो रहा है मीथेन का लीक। हमने बात की यूएसएसआर की और कहा यूएसएसआर का विघटन हुआ, यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया। इस डिसॉल्वेशन में एक जो मुख्य एरिया था जो डिसॉल्व हुआ था, वो था सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कई नए देश बन के उभरे थे जिन्हें हम कहते हैं स्टैंड्स। क्या स्टैंड्स भाई, क्यों स्टैंड? तो
अफगानिस्तान हमें पता है। अफगानिस्तान के अलावा अगर ऊपर जाते हैं, इंडिया से ठीक ऊपर अगर आप देखते हैं तो पहला देश आपको दिखेगा तजिकिस्तान। तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये नए देश बने थे 1990s के बाद। ये नई रिपब्लिक, स्टैंड रिपब्लिक इन्हें कहते हैं, खड़े हुए थे। इनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण देश है कजाकिस्तान, जहां पर रिसेंटली बहुत बड़ी न्यूज आई है कि जहां पर एक मीथेन का गैस लीक हुआ है। ये कंपनी थी बुजाशी नेफ्ट, इसने ड्रिलिंग जो की वहां कुएं की, वहां ढंग से नहीं की। यहां पर बहुत सारी मात्रा में आपको यूरेनियम और नेचुरल गैस मिलती है, तो यहां पर मीथेन का लीकेज एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये बिल्कुल कैस्पियन सी के पास हुआ है, इसलिए मुद्दा और बड़ा हो गया है। किस देश में हुआ है? कजाकिस्तान में। अब क्योंकि ये ज्योग्राफी अगर आप देखिए तो आपको याद दिलाता है, ये रहा कजाकिस्तान, ये रहा रशिया, ये रहा कैस्पियन सी, तो आपको पता होना चाहिए कि कैस्पियन सी के आसपास कौन से देश हैं। अगर आप ब्लैंक वर्ल्ड मैप को देखें तो वहां आपको सांप की तरह स्नेक शेप्ड कोई वाटर बॉडी दिखेगी। उस वाटर बॉडी को आप समझ लीजिए ये कैस्पियन सी है। असल में ये चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई एक बड़ी सी लेक है, कैस्पियन लेक। अब इस लेक के आसपास कौन सी कंट्रीज है, पहले हमें यह बताना चाहिए। कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। इसको याद करने का एक न्यूमोनिक है तारीख। तारीख मतलब तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। अब हमको याद रखना है कि T4 तुर्कमेनिस्तान है, ना कि तजिकिस्तान। ठीक है। K4 कजाकिस्तान है, ना कि किर्गिस्तान। ठीक है। और A4 अजरबैजान है, ना कि अफगानिस्तान। तो कैस्पियन सी के आसपास की कंट्री को आप तारीख नाम से याद कर सकते हैं। तारीख में जो एब्रिविएशंस है उनमें तारीख में कौन क्या है ये याद रखिए। यह है कैस्पियन सी, बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है ये। तो इन देशों के बीच में हाल ही में एग्रीमेंट हुआ था कि कैस्पियन सी के पानी को कैसे बांटा जाए। कि कैस्पियन सी एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है और इन कंट्रीज के बीच में अक्सर विवाद भी होता रहता था। तो ये बात हो गई कजाकिस्तान की, जो यहाँ स्थित है, जहां पर एक मेगा मीथेन लीक हुआ है, जो कहां हुआ है? कैस्पियन सी के किनारे। अब कैस्पियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं? तारिक कंट्रीज है। और इन कंट्रीज में अक्सर जो गवर्नमेंट है वो मोस्टली जो है वो डिक्टेटरशिप टाइप की गवर्नमेंट यहां पर हुआ करती है। कई देशों में यहाँ कई सारे विवाद हैं। तो जब हम कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान को देखें तो ये सेंट्रल एशिया के पार्ट कहलाते हैं। अब जो हम बात कर रहे थे सेंट्रल एशिया की, इसके ऊपर आते हैं। कजाकिस्तान में मीथेन गैस का लीक हुआ, मेगा लीक था ये रहा कैस्पियन सी। अब जब हम कैस्पियन सी और सेंट्रल एशिया की बात करें तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि आसपास कौन सी कंट्रीज हैं। तो सेंट्रल एशिया को अगर आप देखें तो कह सकते हैं कि यहां पर कौन कौन सी कंट्री है? कजाकिस्तान सबसे ऊपर, उसके नीचे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 3 हो गई, और किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, यानी कि आपके पास 5 कंट्रीज हैं। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको पता होगा शायद एक शब्द टुक, यहां भी एक टुक है। टुक मतलब बॉल को बस रोकना, रन नहीं बनाना। तो टुक टुक करते हुए बैट्समैन कहलाते थे वो। तो टुक से आप याद कर सकते हैं T4 तजिकिस्तान, T4 तुर्कमेनिस्तान, U4 उज्बेकिस्तान, K4 कजाकिस्तान और K4 किर्गिस्तान। तो इस तरह आप ये कंट्रीज याद कर सकते हैं। आपको पांचों की 5 कंट्रीज इस तरह याद हो जाएंगी। अब इनमें से कौन सी कंट्रीज की बाउंड्री कैस्पियन सी के साथ लगती है? तो उनमें 2 की ही बाउंड्री कैस्पियन सी के साथ लगती है, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। और जो विवाद हम पढ़ रहे हैं, जब मीथेन गैस लीक हुए, वो कहां हुई है? कजाकिस्तान में, कैस्पियन सी के पास। कैस्पियन सी के आसपास कौन सी कंट्री है? तो तारिक कंट्रीज, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, रशिया, ईरान और K4 क्या है? कजाकिस्तान, क्योंकि किर्गिस्तान तो दूर है। तो ये आपने समझ लिया यहां से कौन सी कंट्रीज हैं, क्या नाम है। ठीक है। और इनमें मोस्टली कंट्रीज SCO का पार्ट है। केवल एक कंट्री इन सेंट्रल एशिया में जो SCO का पार्ट नहीं है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। आप मुझे बताइए वो कौन सी कंट्री है जो SCO का पार्ट नहीं है, जो अपने आप को न्यूट्रल देखती है सेंट्रल एशिया में, इसलिए किसी ग्रुप के पास नहीं जाती। इंडिया चाहता है कि यहाँ बहुत सारे जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, यूरेनियम हो, नेचुरल गैस, उसको इंडिया तक लाया जाए। पर मुद्दा यह है कि इंडिया तक पहुंचने के लिए पहले आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करना पड़ेगा। और क्योंकि ये लैंड लॉक्ड रीजन है तो यहां से आप गैसेस लेके जा नहीं सकते आमतौर पर कहीं और। आसपास इनके 2 देश है, रशिया और इधर चाइना। मुख्य रूप से पहले इन पे प्रभाव रशिया का हुआ करता था, पर चाइना का दबदबा इस रीजन पे बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ की कंट्रीज रशिया के साथ अपना जो रिश्ता है उसको बैलेंस करना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि वो और ज्यादा चाइना के कब्जे में चली जाएं या फिर रशिया के कब्जे में चली जाएं, और इनको अपने रिसोर्स बेचने भी हैं। अभी तक मोस्टली इनका बायर कौन है? तो चाइना है। कहीं और जा भी नहीं सकते क्योंकि लैंडलॉक्ड है। एक जो यहाँ मेजर रिक्वायरमेंट जिसको है वो इंडिया है। तो इसलिए चाहते हैं कि इंडिया के साथ रूट बनाया जाए। इसलिए तापी गैस पाइपलाइन का नाम आपने सुना होगा। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन, जो कभी अभी तक रियलाइज नहीं हो पाई, लेकिन कोशिश है। अशगाबाद एग्रीमेंट एक और ऐसी एग्रीमेंट है जहां इस रीजन में रोड्स को बढ़ाना, ऑयल गैस पाइपलाइन को बिछाना और ट्रेड को बढ़ाना, ये कोशिश की गई है, लेकिन ये सब हो नहीं पा रहा। इसलिए एक मेगा प्रोजेक्ट और बनाया गया था, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो रशिया को मुंबई तक जोड़ता है।
तो वो उसमें पूरे सेंट्रल एशिया को भी जोड़ने की कोशिश की गई है। तो कई बार इंडिया कोशिश करता है कि एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को लेकर इस रीजन से और जुड़े। तो हमें पता लग गया कौन सी कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया में, टुक, ठीक है, डबल टी और नीचे डबल के, और कैस्पियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, तो वो कंट्रीज हैं तारिक। अब उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान आपस में कोई एक और वाटर बॉडी शेयर करते हैं, वो क्या है वो भी जानेंगे। इससे पहले यहाँ एक और विवाद चल रहा है, वो विवाद जानते हैं। आपको पता है एक बहुत प्रसिद्ध इलाका है फरगना रीजन, या फिर फरगना कहते हैं, फरगना की वादियां। यहां से कौन आया था इंडिया में? यहां से बाबर की एंट्री हुई थी, जहां अब बाबर उज्बेकिस्तान के ऊपर ही रूल किया करता था पहले। तो मुगल साम्राज्य जो इंडिया में आया, उसकी उत्पत्ति भी आपको सेंट्रल एशिया से होती हुई दिखती है। तो फरगना वैली में ही आपको आपके इंडिया का इतिहास के इंपॉर्टेंट रूलर्स, वहां से उनकी कुछ चीजें आई। इसके अलावा फरगना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स रिच रीजन है, जहां पर अभी युद्ध की स्थिति या फिर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति, डिस्प्यूट की स्थिति लगातार बनी रहती है। किसके किसके बीच में? किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के बीच में। इस मैप को समझिए, ये जो ब्लू में है ये उज्बेकिस्तान है, ये तजिकिस्तान है और ये किर्गिस्तान है, और ये है बाटकन रीजन। तो बाटकन रीजन और यहाँ जो आपकी फरगना वैली है, इस वैली में अक्सर विवाद होता रहता है। तो बॉर्डर शेयर किया जाता है किसके बीच में? तजिकिस्तान और किर्गिस्तान का रीजन, ये जो है ये बाटकन का रीजन, यहाँ अक्सर यहाँ विवाद की स्थिति रहती है। और उसी तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट है पूरे वैली में, यहाँ मेनली बॉर्डर डिस्प्यूट होता है। ये पूरा जो इलाका है उज्बेकिस्तान में, तजिकिस्तान में और किर्गिस्तान में, यहाँ हमेशा विवाद होता रहता है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ते रहते हैं। किर्गिस्तान तजिकिस्तान में बॉर्डर पे हिंसा भी हो जाती है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए चाहते हैं ये कि किसी तरह अपने आप को रिजॉल्व कर पाए डिस्प्यूट को। उज्बेकिस्तान का शहर ताशकंद, यहाँ क्या हुआ था? जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, उसके बाद कोई संधि हुई थी, यहीं पर किसी एक भारत के प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु भी हुई थी। क्या आपको पता है कौन थे वो? हाँ बिल्कुल सही है, अब लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत यही हुई थी, जिसके ऊपर काफी विवाद भी है। तो ये जो आपके लिए फरगना वैली है, बाटकन रीजन है, वो कहां पर है याद रखिए? किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के रीजन में, ठीक है, बाटकन और फरगना। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट रीजन के ऊपर जहां विवाद की स्थिति और बड़ी रहती है, वो है कराकल पाकिस्तान। कराकल पाकिस्तान असल में उज्बेकिस्तान जो देश आप देख रहे हैं, इसको अगर आप देखिए तो इसमें एक रीजन है कराकल पाकिस्तान। कराकल पाकिस्तान असल में एक ऑटोनमस रीजन है। इसका देश का ना अपना खुद का, इस रीजन का खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ये खुद को एक रिपब्लिक की तरह देखता है कि हम भी एक भाई अलग से रिपब्लिक है। उज्बेकिस्तान के अंदर ही है, लेकिन ये अपने आप, इसके पास बहुत सारी स्वायत्ता है। अब मुद्दा यह है, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने डिक्लेयर कर दिया कि अब वो सदा के लिए वहां के राष्ट्रपति रहेंगे, और ये भी डिक्लेयर कर दिया कि जो कराकल पाकिस्तान के पास ये अधिकार था कि ये चाहे तो सिसीड कर सकता था उज्बेकिस्तान से, वो हटाने की चर्चा हुई। उसके बाद बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया कराकल पाकिस्तान में, और कराकल पाकिस्तान का विद्रोह बढ़ता ही चला गया उज्बेकिस्तान के अंदर। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए भाई कराकल पाकिस्तान कहां पर है। अब कराकल पाकिस्तान जहां है, उसके आसपास एक इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उज्बेकिस्तान के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। पर ये रीजन अगर आपसे पूछा जाए तो कहां है? सेंट्रल एशिया में। किस देश के अंदर? तो उज्बेकिस्तान के अंदर। अब यहां एक वाटर बॉडी कौन सी आसपास है? तो वो है अरल सी। अरल सी एक ऐसे वाटर बॉडी है जो सेंट्रल एशिया में स्थित है और जिसमें पानी लगातार कम होता जा रहा है। आप मुझे बताइए वो कौन से देश है जो अरल सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? अरल सी असल में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अवस्थित है, और यहीं पर आपको ये जो रीजन है कराकल पाकिस्तान, ये भी इससे याद रहेगा। अरल सी से इसको जोड़ के देखिए तो आपको चीजें याद रह जाएंगी। अब मुद्दा यह कि यहां पहले बहुत सारा पानी और मछलियां हुआ करती थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज का ऐसा शिकार हुआ है अरल सी कि लगातार यहां पर पानी की कमी होती जा रही है। इस मैप में देखिए, ये रहा उज्बेकिस्तान, ये रहा कजाकिस्तान। तो यहां पर पानी की जो भारी कमी हो रही है, देखिए उज्बेकिस्तान का बॉर्डर यहां पर खत्म होता है, इसलिए उज्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सी से नहीं लगती है, लेकिन अरल सी से लगती है। अरल सी का जो वाटर लॉस है वो इतना बड़ा हुआ है कि ये देखने वाली बात है। देखिए पहले यहां इतना पानी हुआ करता था, अरल सी का साइज इतना बड़ा हुआ करता था, अब ये बिल्कुल सूख सी चुकी है। इतनी मेजर वाटर बॉडी इस तरह सूख गई है, जो बहुत ही एक भयावह न्यूज है। अब खास बात यह है कि ये जो लेक है, इस लेक का ये जो हाल हुआ है क्यों हुआ है? क्योंकि वहां क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा हो चुका है। ये रहा कैस्पियन सी, ये रहा अरल सी, और इन रीजन में आसपास कई सारी इंपॉर्टेंट नदियां बहती हैं। ये नदियां आपको याद होनी चाहिए, जैसे उरल रिवर, वोल्गा रिवर, इर्तिश, लेक बलकाश, ठीक है। ये जो नाम है ये इसलिए सायर दरिया, आमू दरिया, ये इंपॉर्टेंट दरिया हैं, इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनका नाम सेंट्रल एशिया से पास होती हैं, तो आपको याद होना ही होना चाहिए। अब जब हम बात करें ना इस रीजन की, तो ये असल में एक ऐसी स्थिति में है अभी, जो अरल सी, अगर इसको नहीं बचाया गया तो पानी यहां और लगातार कम होता ही चला जाएगा। तो अरल सी से बॉर्डर लगने वाली कौन सी दो कंट्रीज हैं? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। अब ये यहां देखिए एक शब्द लिखा हुआ है, इट्स एन
एंडोफेरिक लेक। एंडोफेरिक लेक मतलब क्या होती है? एंडोफेरिक मतलब एक ऐसी वाटर बॉडी जो कभी समंदर से नहीं मिलती। आमतौर पर नदियां समंदर में जाती हैं, एंडोफेरिक जो होती है वो जमीन से गिरी होती है चारों तरफ से, तो इसलिए इसे एंडोफेरिक लेक कहते हैं। कैस्पियन सी भी एंडोफेरिक लेक है और एरल सी भी एक एंडोफेरिक लेक है जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। तो तारीख से हमारा कैस्पियन सी, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, और करपकलस्तान कहाँ की बात है? ये हो रही है उज्बेकिस्तान की बात। तो ये आपको सब कुछ याद यहाँ से आ जाता है। मैं आपसे पूछूं लेक बलकाश कहाँ पर है, तो ये कजाकिस्तान में है। मैं आपसे पूछूं अमू दरिया कहाँ बहता है, मैं आपसे पूछूं रिवर इर्तिश कहाँ बहती है, लेक जाइसान कहाँ पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये रहा लेक जाइसन, ये रहा लेक बैकाल, ये रही इर्तिश रिवर यहाँ से बहती है। आमू दरिया और सियार दरिया आपको पता होगा यहीं से ही बहता है, ये रहा सियार दरिया और ये रहा आमू दरिया। उरल रिवर भी यहाँ से बहती है, उरल माउंटेन्स हम पढ़ते हैं, वोल्गा रिवर हम पढ़ते हैं, ये रही वोल्गा, ये भी कैस्पियन सी में जा रही है। तो इस तरह की चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर सेंट्रल एशिया को हम इग्नोर करते हैं, तो हमें याद होना चाहिए। तो ये आपने देख लिया सेंट्रल एशिया के बारे में चीजें और एलएलसी का वाटर लॉस। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ जो बात करता है एक टाइगर रिजर्व के बारे में। जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है? ये असल में तेलंगाना में एक कावल टाइगर रिजर्व है। हम कंवल झील के बारे में पढ़ते हैं अक्सर, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया में ये कावल टाइगर रिजर्व है जो कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। तो जो हम आमतौर पे देखते हैं तडोबा या जो सतनाला रिजर्व है उनसे काफी दूर यहाँ ये कहीं इस तरफ आपको देखने को मिलेगा। ये टाइगर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है? तेलंगाना में। अब आते हैं उस टॉपिक पे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। कच्चा नींबू या काजी नींबू, सिट्रस लेमन, खट्टा नींबू जिसे हम कहते हैं इस भाषा में, ये किस राज्य ने अपना राष्ट्रीय फल डिक्लेयर किया है? तो वो डिक्लेयर किया है किसने? तो केरला ने। केरला ने डिक्लेयर किया है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। ये डिक्लेयर किसने किया है? तो असम ने। तो असम ने नींबू को अपना एक राष्ट्रीय फल डिक्लेयर किया। अब मुद्दे की बात है कि हम आमतौर पर इसको फल मानते ही नहीं है, तो ये स्ट्रीट फूड ऑफ असम कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर खास एरोमा है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। एक तरह का नींबू है जिसे काजी नींबू भी कहते हैं, और उनके सीएम ने डिक्लेयर किया लोकल क्विजीन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है असम के लोकल क्विजीन में। तो काजी नींबू कहाँ का है? असम का स्ट्रेट फ्रूट, नॉट स्ट्रेट वेजिटेबल, राइट। अब बढ़ते हैं इसकी थोड़ी डिटेल के बारे में, जो हमें पता ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फ्रूट बन सकता है ये, हम इसमें सेल्फ डिपेंडेंसी और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उनका ऐसा कहना है, अगर ये और ज्यादा इसी तरह लाइमलाइट में रहता है तो ये रहा नींबू। आपने देखा ही होगा अक्सर नींबू, तो उनमें से एक अब जब भी दिखे तो याद रखिए ये असल में असम का एक स्टेट फ्रूट है। अगला आर्टिकल बात करता है आईईए की। आईईए मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसमें अभी 31 मेंबर है, ठीक उतने ही जितने हमने नेटो में देखे अब हो चुके हैं। ये असल में क्या है? तो ये एक सेटअप किया गया था ओईसीडी के अंतर्गत ना, एक फ्रेमवर्क बनाया गया। उसके अंदर ये बोला गया कि जो 1973 में एक ऑयल क्राइसिस आई थी, जहां पर ऑयल सप्लाई रुक गए थे, दिक्कतें हो गई थी, डेटा गड़बड़ हो गया था, पूरा ग्लोबल सप्लाई धूमिल हो गया था। वहां बात हुई थी कि हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए जो एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर काम करेगा। तो आईईए बन के खड़ा हुआ, जो पेरिस में बेस्ड है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और मोस्टली ओईसीडी कंट्रीज जो है वो उनके अंदर ये शुरुआत हुई थी, तो मोस्टली डेवलप कंट्रीज ही इसका पार्ट है। और ये अभी ऑलमोस्ट 75% जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड रखती है उन कंट्रीज का है। इसके अलावा देखिए 31 मेंबर कंट्रीज हैं, बाकी इसके साथ जो कंट्रीज हैं उन्हें एसोसिएशन कंट्रीज कहते हैं। तो इंडिया इज एन एसोसिएशन कंट्री, नॉट अ फुल मेंबर कंट्री इन आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब सवाल ये है कि इस एजेंसी का काम क्या है, तो इसको आईईए के साथ कंफ्यूज मत करिए। ये असल में एक बहुत फेमस रिपोर्ट निकालती है आईईए। क्या आपको पता है उसका नाम? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इसकी फेमस मैगजीन है, और प्लस एक रिपोर्ट जो निकालती है, प्लस नेट जीरो नाम की एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये निकालती है। इसका काम है किसी तरह हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रहें अपने इमिशन में, और किसी तरह हम क्लीन एनर्जी की ओर ट्रांसफर कर सकें, और कहते हैं बेहतर तरीके से उनके साथ जो मेंबर्स हैं वो बेहतर स्थिति में पहुंच सके। अब बात यह है कि इंडिया बात कर रहा है आईईए के साथ कि अब इंडिया भी एक मेंबरशिप यहाँ के लेने वाला है, तो इसलिए आईईए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इसका मेंबर इंडिया नहीं है, एसोसिएट मेंबर है। और इसके जो एसोसिएशनल मेंबर्स है उसमें इंडिया, चाइना जैसे देश ढेर सारे इसके एसोसिएशनल मेंबर्स हैं। तो आप याद रखिए इसका काम क्या है, कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये पब्लिश करता है। अभी तक इंडिया को मेंबरशिप मिली नहीं है, पर बातें यहाँ पर बढ़ रही हैं, तो ये जानना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था। किसके बारे में? आईईए के बारे में जानना, ठीक है। अब एग्रीमेंट जो हुआ था ऑन इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम, उसके तहत इसे स्टार्ट किया गया था। ओईसीडी के अंतर्गत ये पहले काम करती थी, ऑटोनोमसली काम करती है, खुद का बजट, खुद का स्ट्रक्चर रहता है। 31 मेंबर्स है, 16 इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। इंडिया इज नॉट येट अ मेंबर, ठीक है। अब देखिए मेंबरशिप ऐसी है, ये जो बाकी आपको स्काई ब्लू में दिख रही है असल में इसके एसोसिएशनल मेंबर है, फुल मेंबर्स नहीं है। ये बात हो गई आईईए की, इसकी मेंबरशिप की, इसकी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी आउटलुक। इंपॉर्टेंटली टेक्नोलॉजी और इमिशन को कम करने के लिए क्या रिपोर्ट्स आ सकती है उनके ऊपर काम करता है आईईए, यानी इंटरनेशनल
एनर्जी एजेंसी, इसको IAEA के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। ये IEA है, नॉट ये IAE। सबसे पहले रिसेंटली कुछ एक चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं, उनमें से एक चीज़ है CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सवाल है क्या इस ट्रीटी के अंतर्गत किसी एक देश पे हमला दूसरे देश के ऊपर हमले की तरह देखा जाएगा। इट्स एन अर्मीनिया लेड सिक्योरिटी ब्लॉक। इसके मेंबर हैं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। आप मुझे बताइए क्या ऑप्शन सही है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या नन। आंसर में लिखिए, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखिए ताकि आप बाद में उसे क्रॉस चेक कर पाएँ। अगला क्वेश्चन बात करता है राइसीना डायलॉग के बारे में। आपको बताना है क्या है ये। इट्स अ कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये एक बाइनियल कॉन्फ्रेंस है। बाइनियल मतलब होता है जो 2 साल में एक बार हो, एनुअल होता है जो हर साल हो। जवाब देना है इनमें से क्या सही ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आइए अब डिस्कस करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जिनको हम पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी है वो है अर्मीनिया के बारे में। अर्मीनिया न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अर्मीनिया ने अब CSTO से हाथ पीछे खींच लिए हैं। अब पहली बात, CSTO है क्या, जिसके बारे में अभी हमने क्वेश्चन भी पूछा, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। असल में ये जो सोवियत कंट्रीज थी, पहले सोवियत यूनियन टूटा, उसके बाद जो पोस्ट सोवियत कंट्री थी उनमें 6 कंट्रीज का मोस्टली एक ग्रुप था। अब अर्मीनिया से निकल चुके हैं तो 5 बचे हैं। और इससे अर्मीनिया क्यों निकली, क्योंकि देखिए अर्मीनिया की जंग चली थी एक देश के साथ, अजरबैजान के साथ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका था इनके बीच में जो था नगार्नो काराबाग। नगार्नो काराबाग के बारे में जब जंग हो रही थी तो अजरबैजान को सपोर्ट मिला था टर्की का। टर्की ने अजरबैजान को बहुत सारे ड्रोन्स दिए थे, जिस ड्रोन्स की वजह से अजरबैजान ने बहुत नुकसान पहुंचाया था अर्मीनिया को। अर्मीनिया उम्मीद में था कि वो CSTO का मेंबर है, रशिया का दोस्त है, रशिया उसके लिए खड़ा होकर लड़ेगा, लेकिन रशिया खुल के सामने नहीं आया और इसी वजह से आखिरकार अर्मीनिया अपना हाथ पीछे खींच रहा है। जो डिफेंस सप्लाईज अर्मीनिया को मिले थे वो भी काफ़ी नहीं थे और अर्मीनिया ने आरोप लगाया था कि जितने अच्छे उनको डिफेंस इक्विपमेंट उन्हें मिलने चाहिए थे उतने अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट उन्हें नहीं मिले थे। इसीलिए अब अर्मीनिया फ्रांस और भारत से डिफेंस डील कर रहा है। फ्रांस का रशिया की जगह आना रशिया के लिए सरदर्द बढ़ा सकता है क्योंकि अर्मीनिया उसका एक क्लोज दोस्त रहा है। लेकिन अजरबैजान से हारने के बाद अर्मीनिया ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया और वो CSTO से हट गया है। अब पहली जानकारी जो हमें पता होना चाहिए कि CSTO है क्या, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 2002 में शुरू हुई, जहां बेलारूस, अर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान इसका पार्ट थे। याद रखिए उज्बेकिस्तान इसका पार्ट नहीं है, तो वो ऑप्शन आप वहाँ से गलत कर सकते हो। तो इसके तहत बातें ये हुई थी कि कोई भी किसी एक देश पे हमला करेगा, जैसा नेटो में प्रोविजन है। नेटो में एक है आर्टिकल 5 इन नेटो इंश्योर्स कि किसी के ऊपर हमला सबके ऊपर हमले की तरह देखा जाएगा। उसी तरह इसमें भी एक आर्टिकल 4 है कि अगर हमला होता है, कि कोई अगर अटैक करता है तो उसके खिलाफ सभी देशों के खिलाफ एग्रेशन की तरह देखा जाएगा। नहीं, एक देश पे हमला उस ग्रुप से सभी देशों के खिलाफ हमले की तरह देखा जाएगा। कोई भी एक दूसरे के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई और मिलिट्री अलायंस ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन असल में अर्मीनिया से क्यों निकला, क्योंकि जो अजरबैजान में हुआ, नगार्नो काराबाग में हुआ, अजरबैजान ने जो उनके साथ किया उसके बाद उन्हें रशिया का सपोर्ट नहीं मिला। अब यहाँ अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए भी है डिफेंस डील्स बढ़ाने की। अब पहली बात, कहाँ लोकेशन है, कहाँ है नगार्नो काराबाग, तो देखिए ये अजरबैजान है, ये अर्मीनिया है। हमने कुछ दिनों पहले ही पिछले हफ्ते कैस्पियन सी और उसके आसपास की कंट्रीज़ के बारे में जाना था। अब देखिए कैस्पियन सी जो है उसकी एक तरफ सीमा लगती है अजरबैजान की। अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में कुछ अजीबोगरीब सिस्टम है। देखिए यहाँ अर्मीनिया है, यहाँ अजरबैजान है, लेकिन यहाँ जो एनक्लेव है ये एनक्लेव भी अजरबैजान की नहीं, अर्मीनिया के इधर भी अजरबैजान है और यहाँ पर नॉर्मली अर्मीनिया का कब्जा एक तरह से था। ये इलाका अर्मीनिया के कब्जे में था, जिसे कहते हैं नगार्नो काराबाग। अब नगार्नो काराबाग पे हिंसा हुई, लड़ाई हुई अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में। 2 साल पहले तक ये इलाका अर्मीनिया के कंट्रोल में था, लेकिन इस बार के युद्ध में अजरबैजान ने अर्मीनिया को हराया और इन्हें सपोर्ट मिला टर्की का। टर्की के सपोर्ट से ड्रोन्स के थ्रू उन्होंने इस पूरे इलाके पे कब्जा कर लिया और ये हिस्सा अर्मीनिया के हाथ से चला गया। अब टर्की और अर्मीनिया कह रहे हैं, टर्की और अजरबैजान कह रहे हैं कि हमें यहाँ इस रास्ते से एक रूट बना के दो ताकि अजरबैजान आसानी के साथ अपना यहाँ जो एनक्लेव है वहाँ पहुँच सके। और इस एनक्लेव का नाम है नाक्चिवान। ठीक है, ये इलाका है नाक्चिवान। तो प्लेसेस इन न्यूज़ में याद रखिए नाक्चिवान कहाँ पर है, तो नाक्चिवान असल में एक एनक्लेव है। जो एनक्लेव किसकी है, अजरबैजान की है, लेकिन अर्मीनिया के पास पड़ती है। अजरबैजान ये देश है, ये रहा अर्मीनिया, अर्मीनिया अजरबैजान और इसके बीच में पड़ रहा है, नाक्चिवान के बीच में। तो टर्की और जो अजरबैजान है वो कह रहे हैं कि भाई हमें यहाँ से एक लैंड कॉरिडोर बना के दे दो ताकि हम नाक्चिवान पहुँच सके। और ये इलाका है नगार्नो काराबाग का। नगार्नो काराबाग वो इलाका है जो पहले अर्मीनिया के कंट्रोल में था, पर अब उसके ऊपर अजरबैजान ने हम कब्जा कर लिया है।
तो ये चीज़ क्लियर हुई। नक्चीवन कहाँ है, नगार्नो काराबाग कहाँ है, अजरबैजान का कंट्रोल नहीं था पहले, अब इसके ऊपर हो चुका है। ये अभी भी अजरबैजान का ही रीजन है, लेकिन यहाँ से रास्ता इनको नहीं मिलता, तो अभी यहाँ से लैंड कॉरिडोर बनाने की बातें कर रहे हैं। तो इसी को लेकर मुद्दा भड़का, इन्होंने कहा भाई हम CSTO की मेंबरशिप छोड़ रहे हैं। तो नक्चीवन कहाँ है, नगार्नो काराबाग कहाँ है, कैस्पियन सी के आसपास कौन सी कंट्री है, क्या आर्मीनिया का बॉर्डर कैस्पियन सी से लगता है, क्या आर्मीनिया एक लैंड लॉक बॉडी है, ये आपको मुझे बताना। इस मैप को देख के आपको क्लियरली आइडिया लग ही रहा होगा। तो ये CSTO से क्यों हटे, कौन सी प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, ये आपको यहाँ से आइडिया लग गया। तो टेंशन काफ़ी समय से बढ़ रही थी। इसके अलावा यहाँ कुछ और इम्पॉर्टेंट नाम हैं, जैसे गौरिस, गलबाजार, लाचिन या दाशकासान। ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा स्कर्मिशेस में थे। तो ऐसे अगर नाम आए, लाचिन, कपान, गौरिस, जर्मक, कलबाजार, दाशकासान, ये आपको अगर सारे याद ना भी रहें, लेकिन आप ये दो नाम नहीं भूल सकते। पहला नगार्नो काराबाग और दूसरा नक्शीवन। नक्शीवन कहाँ है और नगार्नो काराबाग कहाँ है। एक और नाम जो देखा जा रहा है कि लैंड रूट के लिए, वो है जैंग जिलान के आसपास। यहाँ से लैंड रूट की मांग कर रहे हैं कि भाई हमें आर्मीनिया से गुजरते हुए एक लैंड रूट चाहिए। इमेजिन करिए जब भारत आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान था। बांग्लादेश था वेस्ट पाकिस्तान और उधर ईस्ट पाकिस्तान, तो अभी जो पाकिस्तान है वो था। तो वो कह रहे थे हमें इंडिया से कॉरिडोर बना के दो, यानी आपको उस पाकिस्तान से बांग्लादेश जाने के लिए रास्ता बना के दो, ज़मीन हमें एक ब्रिज सा बना के दो, पूरे इंडिया को काटते हुए निकलेगा वो रास्ता, जिससे हम अपने देश तक पहुंच पाएँ। कुछ ऐसी ही डिमांड यहाँ पर आर्मीनिया अजरबैजान के बीच में हो रही है। अजरबैजान ऐसी डिमांड कर रहा है, तो काफ़ी एक बड़ा मुद्दा, इसीलिए CSTO से वो हट गया। एक उसमें से कारण था। अब अक्सर हमें पता नहीं होता कि ये है कहाँ लोकेटेड, आर्मीनिया कहाँ पर है, अजरबैजान। तो देखिए यहाँ है अजरबैजान, ये रहा आर्मीनिया, ऊपर जॉर्जिया है, ये रहा टर्की, ये एशिया के ही पार्ट है सारी की सारी कंट्रीज़, याद रखिए। ये रहा कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के तरह ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जॉर्जिया का बॉर्डर और आर्मीनिया के साथ भी लगता है, यहाँ भी अलग विवाद पहले रह चुके हैं। तो ये जो रीजन है, पहली बात जो वाटर बॉडीज़ है, कैस्पियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं, RLC किन कंट्रीज़ के बीच में, हमने पिछले हफ्ते डिटेल में किया है। आप बताइए मुझे आंसर्स में कौन कौन सी कंट्री है। मेडिटेरियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अब इंडिया अजरबैजान की बहुत रेलेवेंस है क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच में व्यापार बढ़ाने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट जंक्चर है ये, जिसके तहत इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यानी अभी भारत को अगर व्यापार करना होता है ना रशिया के साथ, तो मुंबई से आपका शिप है, यहाँ से गुजरेगा, रेड सी है ये, रेड सी से होते हुए आप मेडिटेरेनियन सी में जाएंगे, मेडिटेरेनियन सी पार करते हुए नॉर्थ सी से होते हुए तब जाके आप सेंट पीटर्सबर्ग रशिया पहुंचेंगे। लेकिन इसको सरकमवेंट करने के लिए छोटा रूट बनाने की बात की जा रही है। जैसे मुंबई से आप बंदर अब्बास गए ईरान, वहीं से लैंड रूट पकड़ के आप कैस्पियन सी में एंटर करोगे, बाकू जो अजरबैजान में, वहाँ से आप गए अश्तरखान और वहाँ से आप मॉस्को पहुँच गए। तो ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसके तहत इस पूरे रीजन की कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड डेवलप होगा और ग्रोथ होगी। तो इसीलिए इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है अजरबैजान। इसलिए इंडिया ने कोई स्टैंड, हालांकि आर्मीनिया के साथ डिफेंस डील की, इंडिया ने हथियार सप्लाई किए हैं, लेकिन ऐसा कोई उनका पक्ष में खड़े नहीं हो गए हम बंदूक लेके। तो ये एक डिप्लोमेटिक नीड है कि भारत की बहुत रिक्वायरमेंट है यहाँ की कंट्रीज़ को लेकर भी। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। अब जो हम क्वेश्चन पे थे दोबारा आता हूँ, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सी कंट्री अब हट गई है? तो आर्मीनिया इसमें से हट चुकी है ऑलमोस्ट, उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। तो अब बची हैं कितनी कंट्रीज़? 5 कंट्रीज़, ठीक है। अगले टॉपिक पे आए, इससे पहले देख लीजिए क्या काम था इसका। इसका एक कलेक्टिव रैपिड सिक्योरिटी फोर्स थी, इसके अंदर एक रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स थी, इसकी एक पीस कीपिंग फोर्स थी, एक एयर फोर्स थी। लेकिन भाई जब आप सपोर्ट करने गए ही नहीं आर्मीनिया को जब उन्हें ज़रूरत थी, तो वो क्यों ही इसका पार्ट रहे, इसलिए वो इससे हट गए। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन किन देशों की थी, कौन बाहर हो रहा है, क्यों न्यूज़ में है, क्या मुद्दा था, कहाँ सिचुएटेड है, ये आपको पता लग गया। क्यों अजरबैजान इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्मीनिया को इंडिया डिफेंस जो सप्लाईज है वो प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि रशिया के साथ उसको जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं कर पाया, इसलिए फ्रांस और इंडिया की तरफ देख रहे हैं। तो भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर बनती है। अगला आर्टिकल बात करता है लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप में जो रेजिडेंट है उन्होंने शिकायत की है कि गवर्नमेंट जो है पेड़ काट रही है, उसके बदले में पैसे भी देगा तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन असल में हमारी है। गवर्नमेंट का कहना है कि वो गवर्नमेंट की ज़मीन है। लक्षद्वीप के आसपास असल में एक जगह जिसे कहते हैं पंडरम लैंड्स। पंडरम लैंड्स पे जो पेड़ हैं वो कुछ काटे जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है, लोकल लोगों का कहना है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, जबकि गवर्नमेंट का कहना है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। लोगों का क्लेम है कि 1884 में जब वो वहाँ आए थे तब ये नियम था कि 40 साल अगर वो यहाँ रहेंगे तो जो आइलैंड के लोग हैं उन तक वो प्रॉपर्टी के राइट्स शिफ्ट हो जाएंगे। गवर्नमेंट इसके इनकार कर रही है, इसलिए मुद्दा उछल रहा है। तो अभी तो आपको ये पता होना चाहिए पंडरम लैंड्स कहाँ पर है,
तो लक्षद्वीप में किस जगह लोकेटेड है ये आइडिया आपको मिल जाएगा। आगे इसके आसपास और कुछ चीज़ें हैं जो याद रखिए कौन सी जगह है, जैसे कालपेनी हो गई, मिनिकॉय, किलवट, चेटलाट, बित्रा, बंगराम, अगाती, अमीनी, कवराती, ये नाम जो है ये आइलैंड्स के ये याद होने ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको किसी और देश का आइलैंड मार्क करके आ जाए, तो वो नाम भी आपको रिमेंबर करने बहुत रेलेवेंट है आपके लिए। अगला जो ये पेड़ है इस तरह का आइलैंड है, बहुत खूबसूरत जगह लक्षद्वीप रिसेंटली न्यूज़ में भी था। क्यों? क्योंकि इंडिया उसको एक टूरिस्ट हब की तरह भी अब डेवलप करना चाहता है, जस्ट लाइक मालदीव्स। लेकिन सवाल वही है कि डेवलपमेंट वर्सेस जो टूरिज्म का मूवमेंट होगा उससे जो नुकसान हो सकता है उसको कैसे इंडिया बैलेंस करेगी। ऑलरेडी हमारे जो कई राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या आप लद्दाख की बात कर ले, वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं एक्सेसिव टूरिज्म की वजह से, जो पॉल्यूशन, जो इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। अब क्या वो डैमेज ऐसी प्रिस्टीन वाटर बॉडी, ऐसी प्रिस्टीन आइलैंड जो लक्षद्वीप है वो झेल पाएगा या नहीं, ये भी एक सवाल का विषय है। अगला टॉपिक है ईयू के बारे में। ईयू ने रेड सी में एक मिशन लॉन्च कर दिया है क्योंकि वहाँ पर अमेरिकी शिप्स के ऊपर लगातार हमले हुए, अमेरिका खुद अपने जहाज लेकर भी वहाँ पहुँचा हुआ था। लेकिन अब इन्होंने कहा कि भाई हम भी जा रहे हैं रेड सी में इंश्योर करने कि आगे नुकसान किसी को ना हो। और रेड सी का मुद्दा क्यों है, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, आई होप आपको पता होगा क्या मुद्दा है। चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए ये रेड सी है, ऊपर यहाँ आपको इजराइल और गाज़ा है। अब यहाँ है यमन, यह है सऊदी अरेबिया। अब यमन के इस रीजन पे कब्जा है किसका, तो हाउतीज़ का, हाउती रिबल्स ने इस इलाके के ऊपर कब्जा कर रखा है। और ये सपोर्टर हैं किसके, ये सपोर्टर हैं हमास के। तो इनको बहुत दुख हुआ जब इजराइल और गाज़ा के बीच में युद्ध हुआ और इन्होंने कहा कि इजराइल जो है वो गाज़ा के ऊपर ज़बरदस्ती अत्याचार कर रहा है और ये हमास के सपोर्टर हैं। इन्होंने यहाँ से कुछ रॉकेट भी दागे सपोर्ट करने के लिए, यहाँ ऊपर जाके यहाँ इजराइल है इधर। अब यहाँ से रॉकेट तो वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, तो कुछ हो नहीं पाया। तो इन्होंने कहा कि भाई अब रेड सी से अगर कोई शिप गुजरता है और अगर हमें दिखता है कि वो शिप या तो रशिया के किसी सपोर्टिंग देश का है या कोई ऐसे देश का है जिसकी मदद से इजराइल को ताकत मिल रही है, तो हम उस शिप को पास नहीं होने देंगे, चाहे वो मिलिट्री का शिप हो, चाहे वो कॉमर्शियल शिप हो। अब रेड सी एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से मोस्टली दुनिया का व्यापार होता है, क्योंकि देखिए ये जगह ऐसी है कि अगर आप यहाँ से व्यापार नहीं करेंगे तो आपको अफ्रीका के नीचे से घूम के आना पड़ता है, जो है केप ऑफ गुड होप। तो रेड सी के ऊपर यमन में लगातार हौथी रिबल्स हमले कर रहे थे। अब ये अटैक होने के बाद जो इजराइल लिंक शिप्स थे पहले उसके ऊपर हमला हुआ, फिर अमेरिकी शिप्स के ऊपर हमला होने लग गया। और यहाँ आसपास सोमालिया है। जब इतना हमला कोई कर ही रहा है तो सोमालिया के डकैतों ने सोचा, इनके पायलट्स ने सोचा क्यों ना हम भी इसका फ़ायदा उठाएं, तो इन्होंने भी हमले करने स्टार्ट कर दिए शिप्स के ऊपर। रिसेंटली इंडियन नेवी ने 2 शिप्स को बचाया भी था। तो वो दिखाता है कि यहाँ लगातार हमले बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, यमन के ठीक नीचे एक छोटा सा पतली सी एक संकरी सा समुद्र का रास्ता है जहाँ जो इन दोनों वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है। ये जो संकरा सा रास्ता है इसे हम कहते हैं बाब अल मंदेब स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट वो पतली सी वाटर बॉडी होती है जो लार्ज वाटर बॉडीज़ को जोड़ती है। जैसे ये पतला सा इलाका है ईरान के पास, इसे कहेंगे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जो आपके पर्शियन गल्फ को अरबियन सी के साथ जोड़ेगा। ये है पर्शियन गल्फ, ये है आपका अरबियन सी। इसको जोड़ने के लिए आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरोगे। इसी तरह रेड सी अरबियन सी तक पहुंचने के लिए आपको बाबल मंदेब के स्ट्रेट से गुजरना पड़ेगा। तो बाबल मंदेब के स्ट्रेट के पास ही यमन है जहाँ से लगातार हमले हो रहे हैं। इसको लेकर अब ईयू ने कहा कि हम भी अपने शिप्स को भेजेंगे। तो ये पूरी कहानी यहाँ पर इसलिए आती है। और पहले ऑलरेडी इनके बहुत सारे यहाँ पर आसपास, देखिए अगर आप यहाँ से नहीं गुजरने दोगे तो उनको अफ्रीका के नीचे से शिप्स को आना पड़ेगा, जो बहुत टाइम बढ़ाता है। अब ये शॉर्टकट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर है सुएज कनाल। सुएज कनाल बनाई गई थी मेडिटेरेनियन सी को इंडियन ओशन के साथ जोड़ने के लिए, वरना तो आपको नीचे से घूम के आना पड़ता जो बहुत लंबा पड़ सकता था। तो अब मामला ये है कि रेड सी में मिशन एस्फिडिस शुरू कर दिया है, क्योंकि यूएस के कार्गो शिप्स के ऊपर भी लगातार हमले हुए यमन के रेबल्स के द्वारा। और ये कैंपेन उन्होंने कहा हम पैलेस्टाइन के सपोर्ट में कर रहे हैं गाज़ा में जो हो रहा है, लेकिन इसका नुकसान दुनिया भर के व्यापार को हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर अब ईयू की नेवी भी पुश करने वाली है। ऑलरेडी इंडियन नेवी अपने आप को इस रीजन में कैसे देखती है, इंडियन नेवी सीज इट सेल्फ एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, कि यहाँ अगर खतरा होगा तो हमारी नेवी सबसे बड़ी है, हम सपोर्ट कर सकते हैं। और इसलिए इंडिया का सागर इनिशिएटिव भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये सब चीज़ें हैं जो दिखाती हैं कि रेड सी में कितनी ज़्यादा बुरी स्थिति है, जिसको बचाना बहुत भी ज़रूरी है हौती रिबल्स से। अब एक बार फिर से देख लीजिए, ये रहा गल्फ ऑफ एडन, ये रहा आपका कहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज यहाँ है ऊपर, गल्फ ऑफ ओमान पर्शियन गल्फ के बीच में। ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब, ठीक है। रेड सी और
गल्फ ऑफ एडन के बीच में। यहाँ पर क्या है, गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ गल्फ पर्शियन गल्फ, यहाँ रेड सी और यहाँ गल्फ ऑफ एडन। तो इनके बीच को जोड़ने वाली जो वो स्ट्रेट है, लार्जली अरेबियन सी के साथ ही आप जोड़ेंगे इसको, इसलिए मैंने कहा था अरेबियन सी के साथ जोड़ने के लिए। ऑलरेडी जो कंट्रीज इसके आसपास कौन कौन सी हैं हमने एक सीरीज़ के थ्रू वो भी डिस्कस किया। आई होप आप वो वीडियो देखें और वहाँ से भी उसको रिवाइज कर लें। तो रेड सी पे मिशन एस्फिडीज चला है किसका, यू वगैरह का। क्यों? क्योंकि अमेरिका के ऊपर हमले हो रहे हैं। अगला टॉपिक आता है रायसीना डायलॉग्स के बारे में। अब पहली बात, रायसीना है क्या भाई? रायसीना हिल्स असल में कहते हैं, जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है ना उसे कहते हैं रायसीना हिल्स। अरावलीज का पार्ट है रायसीना हिल्स। रायसीना राष्ट्रपति जहाँ रहते हैं उसे रायसीना कहते हैं। जैसे रशियन राष्ट्रपति जहाँ रहते हैं उसे क्रेमलिन कहते हैं, वैसे इंडियन राष्ट्रपति जहाँ रहते हैं उसे रायसीना हिल्स कहते हैं। तो रायसीना के हिल्स के नाम पर ये एक चलाया गया रायसीना डायलॉग, जो रन करती है ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिलके इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ORF असल में क्या है, तो एक थिंक टैंक है, एक प्राइवेट एक थिंक टैंक है जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके पॉलिसी लेवल पे काम करता है। आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो इनका इस बार का डायलॉग है 2024, जिसका थीम है चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। और इसमें ग्रीस के जो राष्ट्रपति हैं वो चीफ गेस्ट के रूप से आए थे। तो रायसीना डायलॉग कहाँ होता है? दिल्ली में होता है, हर एक साल होता है। ये उसका 9वां एडिशन चल रहा है। और ये कौन करता है? तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया। तो थीम क्या थी वो हमने देख लिया। डायलॉग में इस बार मल्टी सेक्टोरल क्रॉस सेक्शनल डिस्कशन होगी। चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। चीफ गेस्ट मैंने बता दिया आपके ग्रीस के प्रेसिडेंट थे इस बार। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है इंडिया का। जैसे दुनिया में देखिए ना शंग्रीला डायलॉग होता है, तो उसमें ग्लोबली बहुत बड़े लीडर्स आते हैं, सब आगे डिस्कशन करते हैं। एक तो उससे डायलॉग बढ़ता है और आपकी कंट्री की साख भी डेवलप होती है। तो इसीलिए बहुत रेलेवेंट है, एक बहुत प्रेस्टिजियस इवेंट है इंडिया के लिए रायसीना डायलॉग। कौन होल्ड करता है, कहाँ होता है, इस बार कौन सा अधिवेशन था, 9वां था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। इसी कॉन्फ्रेंस में कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज आ रहे हैं जिसका नाम है NB8, नॉर्डिक बाल्टिक 8। इन कंट्रीज़ के लीडर्स आए हैं, डिस्कशन कर रहे हैं इंडिया के साथ। अब भाई क्या है NB8? NB8 कंट्रीज़ के साथ इंडिया ब्लू इकोनॉमी, सस्टेनेबिलिटी, इंडस्ट्री ट्रांजिशन के ऊपर भी काम कर रहा है। तो NB8 में जो कंट्रीज़ हैं उन्हें कहते हैं नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्रीज़। अब नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्रीज़ कौन कौन सी है हमें ये पता होना चाहिए। नॉर्डिक कंट्रीज़ कितनी है, बाल्टिक कंट्रीज़ कितनी हैं। अब ये जो है ये आप देख रहे हैं नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्रीज़ का ग्रुप। असल में 3 इनमें से जो है वो है बाल्टिक कंट्रीज़। यहाँ पर है बाल्टिक सी, और इन 3 कंट्रीज़ को एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया को हम कहते हैं बाल्टिक कंट्रीज़। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड कहलाती हैं नॉर्डिक कंट्रीज़। तो इन 8 कंट्रीज़ की कहानी ये आपकी 3 जो है ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम कहते हैं कौन सी कंट्री, बाल्टिक कंट्रीज़, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। और ये हैं आपकी कौन सी कंट्रीज़, नॉर्डिक कंट्रीज़, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। तो इन कंट्रीज़ को नॉर्डिक कहते हैं, इन कंट्रीज़ को आप बाल्टिक कहते हैं। और इनके ही समूह को 8 का समूह N8 कहलाता है। ये यहाँ पर आए भी हैं रायसीना डायलॉग में डिस्कशन के लिए। इनके साथ इंडिया लगातार अपने ट्रेड इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। इन कंट्रीज़ की खास बात यह है कि कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा HDI इंडेक्स हो गया, करप्शन कम करने का इंडेक्स हो गया, उसमें टॉप पर रहते हैं। तो इनसे काफ़ी चीज़ें इंडिया सीख सकते हैं। स्पेसिफिकली कैसे सस्टेनेबिलिटी पे पुश करना है, ब्लू इकॉनमी इनिशिएटिव पे पुश कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अग्रणी कंट्रीज़ हैं। तो NB8 कौन सी कंट्रीज़ है, नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्रीज़। नॉर्डिक कंट्रीज़ इनमें से 5 कंट्रीज़ को हम नॉर्डिक कंट्रीज़ कहते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। 3 जो हमारी बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कौन कौन सी कंट्रीज़ की बात हो रही है। तो वो 8 कंट्रीज़ हैं। इनमें से कौन सी EU की कंट्री है, कौन सी नहीं है EU में, आपको बताना है। नेटो को किसने ज्वाइन किया, किसने ज्वाइन नहीं किया, ये भी आपको मुझे बताना है। हमने पिछले हफ्ते कवर किया। इनमें से कुछ कंट्रीज़ ने रिसेंटली EU को ज्वाइन किया, कुछ प्रोसेस में जस्ट ज्वाइन करने वाली हैं। क्या नाम है उसका, किसने ज्वाइन किया, कौन सी 31st 32nd कंट्री बनेंगी नेटो ज्वाइन करने वाली, मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में। आई होप आपने पिछले हफ्ते का प्लेसेस न्यूज़ भी देखा होगा। तो ये था आज का डिस्कशन। आपको अगर इसका PDF चाहिए, डिटेल टॉपिक्स और इसके जैसे आप कवर करना चाहते हैं, कंटेंट चाहते हैं, आप ज्वाइन करिए चैनल PW Only AIS ऑफिशियल। आप इस कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only AIS एंड हैव अ नाइस डे।